इंडिया गठबंधन तेजस्वी यादव को अपना मुख्यमंत्री चेहरा क्यों नहीं घोषित कर रहा है? आपकी इस विषय पे राहुल गांधी से बात हुई? तानाशाही को संस्थागत करने वाला एक पूरा रास्ता है। तो सवाल ये पूछा जा रहा है चौक चौराहों पर कि जो इंडिया अलायंस एनडीए को, नरेंद्र मोदी को चैलेंज करने की बात कर रहा है, वो अपने गतिरोध समय रहते दूर क्यों नहीं कर पाया? हम चिंतित तब होते कि कोई लेफ्ट वाले बीजेपी के चक्कर में जाके फंस जा रहे हैं। दीपांकर भट्टाचार्य ने इंटरवीन किया, राहुल गांधी से बात की, सबको ये समझाया। क्या तय हुआ? मुकेश सैनी को फाइनली कितनी सीट? क्या वो डिप्टी सीएम बनेंगे? हमें तो लगता है कि मुकेश जी ने जो हमें फोन करके बताया कि तेजस्वी यादव को क्या समझाया? नहीं, तो तेजस्वी जी भी समझे ही होंगे। एनी पॉसिबिलिटी कि आप और नीतीश कुमार फिर एक साथ हो जाएं, कुछ नई राजनीतिक वजहें बताकर? जैसे आज बोल रहे हैं, हम लोगों से भी उन्होंने ही कहा था आप कभी नहीं जाएंगे। प्रशांत किशोर हैं, उन्होंने जन स्वराज पार्टी बनाई है और वो भी ये दावा कर रहे हैं कि मैं ये दावा नहीं कर रहा, वो शुरू में बोल रहे थे आंदोलन से कुछ नहीं होता है। प्रशांत किशोर जी ये बात कहने वाले आंदोलन विरोधी और इस मामले में मोदी जी के करीब है। Brought to you by Saluja Gold, Rajnivas Premium Elaichi and Sensorant Kit. राजनिवास प्रीमियम इलायची, सोच जो करे राज। नमस्ते, मेरा नाम सौरभ द्विवेदी है। ये जमघट है, पॉलिटिकल इंटरव्यू की ललन टॉप की सीरीज, जिसमें हम सत्ताधीशों से और सत्ता के दावेदारों से पूछते हैं सवाल। जमघट के इस एपिसोड में हमारे मेहमान हैं भाकपा माले यानी भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, मार्क्सवादी लेनिनवादी CPI-ML जिसको हम कहते हैं, उसके राष्ट्रीय महासचिव दीपांकर भट्टाचार्य जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका। भारत का सबसे भरोसेमंद सलूजा गोल्ड DMG बार, मजबूती सब कुछ है। एक तस्वीर सोशल मीडिया पे बड़ी वायरल होती है जिसमें आप दिल्ली मेट्रो में बैठे हैं, अपना फ़ोन चेक कर रहे हैं और किसी ने कैप्शन में लिखा है, अजय प्रकाश नाम के यूज़र हैं उन्होंने, कि देखिए ये 14 विधायकों और 2 सांसदों वाले दल के मुखिया हैं और ट्रेन में, मेट्रो में सफ़र कर रहे हैं। पार्टी के तौर पे जब आप ये देखते हैं कि लगभग हर कोई सोशल मीडिया यूज़ कर रहा है बड़े पैमाने पर। मैं कल यहाँ पे SP सिन्हा मार्ग है, वहाँ पे गया तो हमारे एक दोस्त बने, भूजा बनाते हैं, कभी आप जाइए टहलते हुए, हनुमान साहब उनका नाम है, और उनके पीछे चाय बनाते हैं चंद्रिका राय भाई। हमारे साथी पंकज जी पॉलिटिकल एडिटर हैं, ही वॉज वेरी सरप्राइज कि हमने फ़ोटो खींची, हमने कहा पोस्ट करते, तो बोले हाँ हम भी हैं इंस्टाग्राम पे। अच्छा, भाकपा माले सोशल मीडिया पे अपनी प्रेजेंस को कैसे देखता है? आपकी तो एक आध फोटो तिरती है। सोशल मीडिया बहुत ज़रूरी है। हम लोग थोड़ा इस मामले में लैग रहा है, थोड़ा देर से आए। इंस्टाग्राम में जैसे मेरा भी एक अकाउंट है, लेकिन मैं उसकी यूज़ ही कम करता था, वो कोशिश करूँगा कि थोड़ा उसको करना है। बाकी तो कोरोना काल में हमने फेसबुक शुरू किया, एक तरीके से लॉकडाउन का वो प्रोडक्ट है मेरा। बाकी ट्विटर पर लोग शुरू में थे, अब ट्विटर को तो एक तरीके से जब से वो X हो गया तो XYZ होकर के ट्विटर एक तरीके से बहुत ख़त्म है। सोशल मीडिया बहुत ज़रूरी है। हम ये मानते हैं कि अभी आज के ज़माने में इट्स नॉट इनफ टू एग्जिस्ट फिजिकली, यू ऑल्सो हैव टू एग्जिस्ट डिजिटली। और वो डिजिटल और फिजिकल एग्जिस्टेंस एक दूसरे को रीइंफोर्स करता है, तो ज़रूरी है। हम लोग कोशिश कर रहे हैं इसको बढ़ाने, लेकिन हम लोग इस मामले में अभी भी मैं मानता हूँ कि थोड़ा कमज़ोर हूँ। अच्छा, अभी लेके आए सेंसोडेंट के टूथ का करंट गॉन तो लाइफ का करंट ऑन। मैं आपसे बहुत विस्तार से बिहार के चुनाव पे बात करूंगा, पर मेरे बहुत सारे दर्शकों को अगर आप ये बता पाएँ, CPI, CPM, CPI-ML, इन 3 का फ़र्क क्या है? अब ये फ़र्क सिर्फ इतना है कि जैसे आप जब किसी एक रास्ते पर चलते हैं तो कभी कभी आपकी दिशा सही है, उसी जगह पर जाते हैं तो कोई एक डाइवर्शन आता है, कोई एक बाईपास आता है, कुछ अलग होता है। तो भारत का जो कम्युनिस्ट आंदोलन 100 साल पुराना वो भी है, RSS सिर्फ नहीं, कम्युनिस्ट पार्टी भी इस देश में 100 साल, यहाँ तक कि CPM वाले तो 105 साल मानते हैं। 1920 में ही कम्युनिस्ट पार्टी की शुरुआत हुई थी। तो 1964 तक मोटे तौर पर इस देश में एक सिंगल कम्युनिस्ट पार्टी थी। हालांकि उसमें में भी आज़ादी के आंदोलन के दौर में भी कुछ कुछ सवालों पर मतभेद थे, कुछ कुछ पार्टियां बनी हैं अलग, लेकिन मोटे तौर पर पूरे देश के पैमाने पर एक कम्युनिस्ट पार्टी थी। तो 64 में आकर के कम्युनिस्ट पार्टी में एक पहला विभाजन होता है
जो किसी भी पार्टी में संभव है, एक राजनीतिक वैचारिक कार्यक्रम को लेके, दिशा को लेके। तो वो जो विभाजन हुआ वो सीपीआई से एक सीपीआईएम पार्टी बनी, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट, जो बंगाल में जिस पार्टी के नाम पर इतने दिन तक सरकार थी, ज्योति बसु, फिर ज्योति बुद्धदेव बसु, बाबू। केरल में भी नंबूदिरीपाद जिस समय 57 में सरकार बनी थी, उस समय सीपीआई की सरकार बनी थी। दुनिया की पहली लोकतांत्रिक दुनिया की पहली ढंग से एक चुनी तरीके हुई से- कम्युनिस्ट बिल्कुल सरकार। बिल्कुल बिल्कुल उस समय एक पार्टी थी, सिंगल पार्टी। लेकिन बाद में चुनावी राजनीति में लोग सीपीएम को ज़्यादा जानते हैं, बंगाल में, केरल में। सीपीआई मोटे तौर पर उत्तर भारत में ही उसकी ज़्यादा पहचान रह गई। हमारी जो पार्टी बनी वो 1969 में। तो ये एग्जैक्टली हम ये नहीं कहेंगे कि जैसे सीपीआई से स्प्लिट होकर के सीपीएम बनी, हम एग्जैक्टली वो नहीं कहेंगे कि सीपीएम से स्प्लिट होकर के सीपीआईएमएल पार्टी बनी। एक तरीके से नक्सलवादी के उभार के बाद एक देश में नई कम्युनिस्ट पार्टी की ज़रूरत उस दौर में लोगों ने महसूस की, और उस हिसाब से नई पार्टी बनी। तो नई पार्टी में सीपीएम से एक बड़ा हिस्सा आया, लेकिन काफ़ी सारे एक तरह से नई पीढ़ी उस दौर के। वो जो दौर था नक्सलवादी का, वो किसानों का विद्रोह भी था, आदिवासियों का विद्रोह भी था, और बिल्कुल जैसे आज़ादी का आंदोलन था, जैसे बाद के दिनों में हम लोगों ने 74 का छात्र आंदोलन देखा है, तो बिल्कुल उसी तरह का एक उभार था नौजवानों का, युवा उभार। तो उस युवा उभार में बहुत सारे नौजवान जो फर्स्ट टाइम, जो सीपीआई में नहीं थे, जो सीपीएम में नहीं थे, वो फर्स्ट टाइम स्टूडेंट लाइफ में कम्युनिस्ट पॉलिटिक्स में आए, सीपीआईएमएल में आए। तो इस तरीके से हमारी पार्टी बनी सीपीआईएमएल। हालांकि हमने उस दौर में भी खुद को एक बिल्कुल नई कम्युनिस्ट पार्टी के रूप में नहीं महसूस किया। हमने देखा कि जड़ हमारी यही है, उसी कम्युनिस्ट पार्टी में। तो इसके बाद से 3 पार्टी चलते रही, सीपीआई, सीपीएम, सीपीआईएमएल। और हमारी पार्टी के साथ खास बात ये हुई कि पार्टी जैसे खड़ी होने की कोशिश ही कर रही थी जी, उसी दौर में बहुत बड़ा दमन। तो एक तरीके से हमारे जो शुरुआती पीढ़ी थी पार्टी बनाने वाले, कमर चारू मजुमदार, 72 के 28 जुलाई कलकत्ता के लाल बाज़ार पुलिस हिरासत में उनकी मौत हो जाती है। हम लोग उसको सामान्य मत नहीं मानते हैं। तो उस दौर के बहुत सारे नेता, वो जैसे आज ऑपरेशन कगार, उस समय कोई घोषित ऑपरेशन कगार जैसा कुछ भी नहीं था, लेकिन सीपीआईएमएल पार्टी को बनते वक्त ही इसको ख़त्म कर दो, ऐसी पार्टी हिंदुस्तान में ना पनप सके, इस तरह का दमन पूरे पार्टी के ऊपर हुआ। जेल, हत्याएं, फेक एनकाउंटर, जो भी हम लोग आज जानते हैं, वो सब कुछ इस पार्टी के ऊपर अर्ली 70s में प्रयोग हुआ। तो बिहार में हमारी उसके बाद पार्टी भी सिलसिला कंटिन्यू रहा बंगाल। बिल्कुल बिल्कुल इसी क्योंकि जब मैं एक माले तरीके के से राख पुराने से हम लोग खड़े हुए। माले के पुराने लोगों से जब मैं बात करता हूं तो वो ये कहते हैं कि आज हम टेक्निकली साथ हैं, लेकिन जब सीपीएम सत्ताधारी पार्टी थी बंगाल में, तब यही सीपीएम हमारा दमन करती थी। न वो एक अलग पहलू है। मैं इसमें आपको संक्षेप में बता दूं कि सीपीआईएमएल पार्टी जो बनी, ये 69 में बनी। बनने के साथ साथ करीब करीब इसको खत्म शुरू में ही कर देने की पूरी कोशिश हुई। 72 के 28 जुलाई चारू मजुमदार शहीद होते हैं, लगभग पार्टी खत्म मान ले जाती है कि पार्टी खत्म हो। 3 साल पुरानी पार्टी 3 साल पार्टी बनते बनते ही खत्म। बिहार में एक तरीके से बिहार के लोग, यहाँ के दलित गरीब इस पार्टी को अपना लेते हैं, ये अपनी पार्टी के रूप में। तो पार्टी गेट्स ए सेकंड लीज ऑफ लाइफ। जिनके नाम पे इस भवन का नाम है बिल्कुल, कमरेड राम नरेश जी। मास्टर जगदीश महतो और रामेश्वर यादव, ये 3 हमारे एक तरीके से संस्थापक बिहार के लिए। और एकवारी वो गांव है, और इसीलिए लोग कभी कभी नक्सलवारी टू एकवारी, कि नक्सलवारी की चिंगारी एकवारी में आकर के गिरी और यहाँ फिर आग की तरह फैल गई। ये आरा भोजपुर का इलाका है। आरा भोजपुर का इलाका है। तो बिहार में एक तरीके से आप कह लीजिए पार्टी को एक नई जिंदगी मिली, और बिहार के शक्ल सूरत के साथ यहाँ के टाइप की एक पार्टी के रूप में पार्टी उभरी। और जाहिर सी बात है कि इसमें इतनी उसके अंदर है जीवंतता कि यहाँ भी वही दमन झेलते हुए हम लोग हैं। कभी आराम से पार्टी को आगे बढ़ने का मौका कभी नहीं मिला। और जो बात आप सीपीएम के सब बारे में कह रहे हैं, ये हमारी पॉलिसी है कि हम इंडिपेंडेंट एक कम्युनिस्ट पार्टी हैं। तो बंगाल में जैसे सीपीएम की सरकार थी लेफ्ट, तो हम लोग उस लेफ्ट फ्रंट के पार्ट नहीं थे, हम एक इंडिपेंडेंट कम्युनिस्ट पार्टी के रूप में बाहर थे। मुद्दा के आधार पर, जैसे मान लीजिए अगर भूमि सुधार हो रहा था,
हम समर्थन में थे। लेकिन अगर बिना किसान की सहमति भूमि अधिग्रहण की कहीं कोशिश हुई, हम उसके अधिग्रहण के खिलाफ थे, किसान के साथ थे। तो इसलिए वैसा हमारी कोई वो लेफ्ट फ्रंट की सरकार है तो उसको हर सवाल पर आंख मूंद करके समर्थन देना है, ऐसी हमारी कोई पॉलिसी नहीं थी। तो इंडिपेंडेंट पार्टी के रूप में हम लोग रहे हैं। बिहार में भी चुनाव जब से हम लोगों ने लड़ना शुरू किया, वो 80 के दशक के अंत में, इससे पहले हम लोग चुनाव नहीं लड़ते थे जी। और चुनाव लड़ना शुरू किया, वो भी अपने आप में एक बड़ा आंदोलन बन गया। IPF इंडियन पीपल्स फ्रंट के नाम से। उस समय पार्टी के नाम पर हम नहीं लड़ते थे। 1992 के 28 दिसंबर कलकत्ता में पार्टी खुल करके सामने आई और उसके बाद से हम लोग पार्टी के नाम पर चुनाव लड़ते हैं। और अभी इसको लेके मेरे सवाल हैं, लेकिन पहले मैं चाहता हूं कि आपने नक्सलबाड़ी का जिक्र किया। इस देश में दक्षिणपंथी जो लोग हैं वो नक्सल को एक गाली की तरह और देशद्रोह के एक तमगे की तरह इस्तेमाल करते हैं कि ये नक्सली है अगर कोई सरकार की मुखालफत कर रहा है और देश विरोधी है। फिर एक नया टर्म है जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी रैलियों में भी बोलते हैं, अर्बन नक्सल। ज़रा नक्सलवाद, नक्सलबाड़ी और ये जो टर्म्स दिए जा रहे हैं राइट विंग के द्वारा, इसके बारे में बताएं। नहीं, देखिए नक्सलबाड़ी तो आप जान रहे हैं, बिल्कुल लोग नहीं जानते थे। एक ऑब्सक्योर जगह नक्सल, जमींदारों के खिलाफ नक्सलबाड़ी में वहाँ चाय बागान के विद्रोह मजदूर थे, भूमिहीन लोग थे। तो बेसिकली बंगाल में एक तेभागा का आंदोलन हुआ था जो बहुत मशहूर था, जो आज का बांग्लादेश है, आज का पश्चिम बंगाल है, ये सब इलाके में वो पूरे अंग्रेज़ों के ज़माने में भूमि आंदोलन हुआ था। और उस मशहूर आंदोलन से ही बंगाल में एक तरीके से जो भूमि सुधार जो भी हुआ है उसका सारा आवेग वहीं से पैदा हुआ था। तो नक्सलबाड़ी के दौर में मुद्दा वही था कि ये सिलीगुड़ी, दार्जिलिंग का इलाका, जलपाईगुड़ी का इलाका, वहाँ ये तेभागा का एजेंडा उस समय पूरा नहीं हुआ था। तो भूमि सुधार के लिए आंदोलन शुरू हुआ और उस आंदोलन को कुचल देने की पूरी कोशिश हुई। और तब लोगों को लगा कि भाई ये भूमि सुधार सत्ता जमींदारों के हाथ में होगी और यहाँ भूमि सुधार होगा, ये तो संभव नहीं है, ये अजूबा संभव नहीं है। वो गरीबों के हक में कोई नीति तभी बनेगी या लागू हो पाएगी जब सत्ता भी गरीब के हाथ में हो। तो इस मकसद से नक्सलबाड़ी ने एक तरीके से गरीब के हाथ में गरीबों का राज हो, इसके लिए शुरू हुआ। तो इससे लोगों ने पॉपुलरली इसको नक्सलवाद कह दिया जी और नक्सलाइट कह दिया। ठीक है, तो सशस्त्र आंदोलन हम उसको एक क्रांतिकारी कम्युनिस्ट, हमारे लिए एक नक्सलवाद का मतलब है कम्युनिस्ट आंदोलन की क्रांतिकारी धारा, जिसमें हथियारों का प्रयोग भी वो बल का प्रयोग किया जा सकता है। उस समय ठीक है, लोगों ने आत्मरक्षा के लिए किया या जब भी किया, वो मेथड उतना इम्पोर्टेंट सवाल नहीं है। सवाल है कि आपके सामने लक्ष्य क्या है। आप पूरे देश में सर मैं मेथड पे इसलिए रुक रहा हूं, मैं अपनी बात कर मेथड पे इसलिए क्योंकि जब स्टेट आपको डिस्क्रेडिट करना चाहता है, आपको से तात्पर्य उन सारे लोगों से जो शस्त्र उठा के प्रतिरोध कर रहे हैं, तो उनके पास ये होता है कि साहब ये हिंसा का रास्ता अपना रहे हैं और स्टेट को एक, इसलिए मैं उस पॉइंट पे रुका। बिल्कुल उस स्टेट का प्रचार है, लेकिन बिहार में जैसे लोग जानते हैं कि हिंसा के सबसे बड़े विक्टिम अगर कोई पार्टी रही है, हम लोग हिंसा झेलते रहे हैं, हिंसा करते नहीं रहे हैं, पूरे हिंसा को झेलते हुए हम लोग आज यहाँ पहुँचे हैं यहाँ इस पर। तो इसीलिए हिंसा के आधार पर हम नहीं समझते कि इसकी कोई पहचान हो सकती है। तो ये जो शब्द नक्सली, उनको लगता है कि ये गाली है, उनका बस चले वो कम्युनिस्ट को भी गाली के रूप में यूज करेंगे, करते ही हैं। तो इसीलिए इसमें लिबरल्स हैं वो संघी को गाली के तौर पे इस्तेमाल करते हैं और जो संघी हैं वो कम्युनिस्ट को गाली के तौर पे इस्तेमाल करते हैं। बेसिकली हमें लगता है कि जैसे अभी ट्रंप ने आपने देखा होगा कि न्यूयॉर्क के मेयर इलेक्शन से पहले कम्युनिस्ट, अमेरिका में तो कम्युनिस्ट होना ही गलत है, गुनाह है। तो बेसिकली जो भी आज नक्सलवाद या नक्सली, अर्बन नक्सल कह रहे हैं, वो बेसिकली किसी भी तरह के कम्युनिस्ट को, और कम्युनिस्ट का मतलब है एक कंसिस्टेंट डेमोक्रेट। कोई अगर डेमोक्रेसी के सवाल पर कंसिस्टेंट हो, मैं समझता हूँ कि कोई अगर एंटी कम्युनिस्ट अगर जो हो जाते हैं वो एसेंशियली एंटी डेमोक्रेट भी हैं, एंटी डेमोक्रेट भी हैं। इसलिए हमें तो कोई गाली के रूप में दे दे, हम तो गाली के रूप में नहीं, हम तो सम्मान के रूप में लेते हैं। सम्मान तक। गृह मंत्री अमित शाह अपनी रैलियों में, अपने इंटरव्यूज़ में ये दावा कर रहे हैं कि नक्सलवाद खत्म होने को है। एक उन्होंने डेडलाइन भी दे दी है मार्च 2026 की। इन सब के बीच लगातार सरेंडर की भी खबरें आ रही हैं। पिछले दिनों 2 दिन पहले ही
खबर आई कि गढ़चिरौली में जो एक बड़े आइडियलॉग हैं भूपेंद्र, उन्होंने सरेंडर किया। आप इन डेवलपमेंट्स को किस तरह से देखते हैं? नहीं, देखिए, अब इसमें दो बातें हैं। एक तो जो कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी हैं, उनसे तो हम लोग बिल्कुल एक अलग हैं। उनकी जो भी धारा हो, उनकी जो सोच हो, जिस तरीके से ऑपरेट किसी करते किस्म हैं, का राजनीतिक संवाद नहीं होता नहीं, है आप उनसे लोगों हमारा का? कोई राजनीतिक संवाद नहीं है। और एक समय था वो खुद को भी CPI-ML नाम से ही परिभाषित करते थे, जी, लेकिन बाद में उनको लगा कि भाई CPI-ML कहो तो लोग माले को समझते हैं, हाँ जो चुनाव लड़ रहे हैं, कर रहे हैं। हाँ। इसलिए उन्होंने अपने लिए नाम भी बदल लिया। हाँ, उन्होंने उसको कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी कहा। एक माओवादी शब्द हम लोगों ने कभी वो मार्क्सिस्ट से माओवादी हो गए। मार्क्सिस्ट से माओवादी हो गए हैं, हाँ। तो ठीक है। इसीलिए उस पार्टी के जो भी विचारधारा, टैक्टिक्स, उनके ऑपरेशन का मोड, वो अलग है, उस पर हम नहीं बोलेंगे। लेकिन हमें लगता है कभी कि- आप लोगों ने पब्लिकली कंडेम किया है? हाँ, बिल्कुल। कहीं भी कोई जन उस तरीके का हो, कोई ऐसे ही माने एनकाउंटर टाइप जिसमें आम पुलिस वालों की कहीं मौत हुई हो, झिरमा में, घाटी में, कई जहाँ जगहों जहाँ पे जहाँ भी हो, सशस्त्र तो- बलों या को, कहीं मतलब ऐसी कोई बात हो कि भाई विधायकों की हत्या हुई। आम लोग कहीं, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, उसमें हमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो ऑपरेशन कगार है, ये बेसिकली हमको बार बार जो लगता है कि माओवादी बहाना है, निशाना कहीं और है। निशाना ये है कि बेसिकली पूरा का पूरा छत्तीसगढ़, वहाँ के जो रिसोर्सेज हैं, आप देखेंगे वहाँ हसदेव का जंगल काटा जा रहा है, सबसे बड़े पैमाने पर कॉरपोरेट माइनिंग अभी होने वाला है, तो आप लोग विस्थापित हो रहे हैं। तो इसीलिए वो जो आदिवासियों का प्रतिरोध है उन तमाम सवालों को लेकर, उसको कुचलने के लिए एक तरीके से माओवाद को सामने रख करके, और माओवाद के जो भी उनका स्टेट से, क्योंकि माओवादियों ने भी तो कहा कि भाई हम इसको छोड़ करके सीज फायर चाहते हैं, पीसफुल डायलॉग चाहते हैं, सरकार उसके लिए भी तैयार नहीं है। और आप अगर छत्तीसगढ़ को देखेंगे कि उनकी दिक्कत सिर्फ माओवादियों के साथ नहीं है। हिमांशु कुमार जो गांधीवादी हैं, लेकिन वहाँ के जो आदिवासी की आवाज़ को उठाते हैं, सोनी सोरी, तो वहाँ तो तमाम लोग, आपके मनीष कुंजम जो CPI से विधायक रहे हैं, तो उस सब धड़ल्ले से वहाँ कोई भी आदिवासी की बात करे, गांधीवादी हो, माओवादी हो, पुराने CPI हो, कोई सोशलिस्ट हो, फर्क नहीं पड़ता। सुधा भारद्वाज ह्यूमन राइट्स की बात करने वाली, शंकर गुहा नियोगी के पृष्ठभूमि से आने वाले जो लोग हैं, वहाँ के असंगठित मजदूरों के लिए लड़ने वाले, सबको थोक भाव से सबको दबाना है। तो ऑपरेशन कगार सिर्फ इनके लिए नहीं है कि पूरी तरह से, ताकि वहाँ कॉरपोरेट लैंड बन जाए और उसके खिलाफ, उस शोषण के खिलाफ, उस विस्थापन के खिलाफ कोई आवाज़ ना उठे। ये जो मैं समझता हूँ, इसका माओवाद से कोई मतलब नहीं है। ये भारत के डेमोक्रेसी के ऊपर, कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर एक बहुत बड़ा हमला है। इसलिए हम इसका खुलकर यहाँ का भी विरोध करते हैं। जो महाराष्ट्र में अभी बिल और एक्ट बना है, सारे लोग उसका विरोध कर रहे हैं कि इसमें तो बोलने लिखने की आज़ादी खत्म हो जाएगी, सोचने की आज़ादी खत्म हो जाएगी। आपसे कहा जाएगा कि आप ये सोचने वाले थे, शायद हमको लगता है कि आप ऐसा सोच रहे हैं जो देश के खिलाफ है। तो ये बहुत बड़े पैमाने पर देश में तानाशाही को संस्थाबद्ध करने वाला एक पूरा रास्ता है, बहुत खराब है देश के लिए। कॉमरेड दीपांकर, मुझे बहुत खुशी है कि आपने अभिव्यक्ति की, सोचने की आज़ादी का जिक्र किया। JNU से मैं पढ़ा हूँ। JNU में हमारी एक सीनियर थी जो आपकी पार्टी की सीनियर लीडर और एक्टिविस्ट रही हैं, कविता कृष्णन। कविता कृष्णन ने 1 सितंबर 2022 को एक पोस्ट की अंग्रेज़ी में, मैं उसको दोहरा देता हूँ अपने दर्शकों के लिए भी। कविता कृष्णन CPI-ML की पोलित ब्यूरो, यानी कि जो हाईएस्ट डिसाइडिंग एक कमेटी है, उसकी मेंबर थी। सेंट्रल कमेटी की भी मेंबर थी। सेंट्रल कमेटी के ऊपर पॉलिट ब्यूरो होता जी, है। नहीं, मैंने कहा बता दूं, PB के अगर कोई है तो जाहिर सी बात है, ऑटोमेटिकली सेंट्रल automatically कमेटी में सेंट्रल होंगे। कमेटी के हैं। उन्होंने इस्तीफा देते हुए एक फेसबुक पोस्ट लिखी है, अंग्रेजी में है वो पोस्ट। उसमें उन्होंने कहा कि ये 3 राजनीतिक प्रश्न हैं जिन पर मैं स्वतंत्र होकर विचार करना चाहती हूँ। पहला, the need to recognize the importance of defending liberal democracies with all their flaws against rising forms of authoritarian and majoritarian populism, not just in India but around the world. पहला। दूसरा, the need to recognize that it is not enough to discuss the Stalin regime, USSR or China as failed socialism, but as some of the world's worst authoritarianism
that serves as a model for authoritarian regime everywhere. और तीसरा, the conviction that for our fight for democracy against fascism and growing totalitarianism in India to be consistent, we must acknowledge the entitlement to the same democratic rights and civil liberties for all people across the world, including subjects of socialist totalitarian regime past and present. इसको जब हमने पढ़ा तो हमने समझना चाहा, जो विद्वान लोग हैं इस विषय के, कि भाई इसका क्या तात्पर्य है. तो उन्होंने, मैंने कहा मुझे थोड़ा ऐसे बता दीजिए कि मुझे और मेरे दर्शकों को, जो इस बहुत इंटेलेक्चुअल डिबेट में नहीं है, मैं सर अपना सवाल पे आ रहा हूँ, वो समझ सकें. तो उन्होंने कहा कि आप एक काम कर रहे हो, करना, कॉमरेड दीपांकर भट्टाचार्य से मिल रहे हो. मैंने कहा जी हम तो सब पार्टियों के नेताओं का इंटरव्यू करते हैं. उनसे ये पूछ लेना कि वो शी जिनपिंग और व्लादिमीर पुतिन और जैसे वेनेजुएला में अभी नोबेल पीस प्राइज मिला है जिनको, वो लोग जिनसे लड़ रहे हैं, या चीन के जो लोग भुक्तभोगी हैं, चीन के चाहे अल्पसंख्यक हों चाहे बहुसंख्यक हों, शी जिनपिंग के बारे में क्या सोचते हैं? क्या वो शी जिनपिंग की तानाशाही को, पुतिन की तानाशाही को कंडेम करते हैं प्रकट तौर पे या नहीं? उन्होंने उसको बहुत सरलीकृत करके हमारे सामने रखा वो सवाल. योर टेक सर. नहीं, पहली बात तो जो आपने कहा कि जिस सवाल पर उन्होंने इस्तीफा दिया, जी कविता जी, तो ये कोई तीनों कोई बहस का विषय नहीं है, ये कोई बहस का विषय नहीं है. तो ये मैंने अतीत में भी जहाँ जहाँ समाजवाद के नाम पर अगर कहीं भी गलती हुई है, कहीं भी वहाँ डेमोक्रेसी का हनन हुआ है, वो सब हम लोगों के लिए निश्चित तौर पर उससे सीखने वाली बात है. उसको हम लोगों ने कंडेम भी किया है, कोई बात नहीं है. तो फिर इनको इस्तीफा क्यों देना पड़ा? यही तो बात है, वो बात वहाँ नहीं है. बात जहाँ पर है कि आज के दौर में लिबरल डेमोक्रेसी, तो लिबरल डेमोक्रेसी दुनिया भर में हम तो लिबरल डेमोक्रेसी के पक्ष में क्यों नहीं है? बिल्कुल है. आज बेसिकली कोई अगर ये समझ ले कि अमेरिकी साम्राज्यवाद जिससे दुनिया परेशान है, ये इज़राइल, नेतन्याहू और गाज़ा जिसमें आप देखेंगे उसके बाद 2 साल से इतना बड़ा जनसंहार हो रहा था, तो किसी को अगर ये लग जाए कि मेन लड़ाई दुनिया की आज वो पुतिन से है और चीन से है और अमेरिका वगैरह, आप इतिहास की बात है. हम लोगों ने कहा कि भाई ये आपकी समझ हो सकती है, पार्टी की समझ नहीं है. तो ये जो समझ के डिफरेंस है, लिबरल डेमोक्रेसी तो बिल्कुल कोई बात नहीं है. तो अमेरिकी साम्राज्यवाद के साथ लड़ते लड़ते चीनी साम्राज्यवाद के खिलाफ भी तो लड़ा जा सकता है. नहीं, बिल्कुल. चीन पाकिस्तान को पुश करके बलूचिस्तान में जिस तरह से दमन कर रहा है, नहीं, बिल्कुल बात है. हमें लगता है कि चीन के अंदर कहीं वो तिएननमेन स्क्वायर हुआ है, क्या हम लोगों ने कभी उसको समर्थन दिया है? सबसे ज्यादा हम लोगों ने विरोध किया हिंदुस्तान. उइगर मुस्लिमों का दमन हो रहा है वहाँ, बिल्कुल हम लोगों ने विरोध किया. आप लिबरेशन उठा के देख लीजिए, जो कविता खुद एडिट करती थी, लिखती थी, आज भी हम लोग लिखते हैं. चीन के अंदर हो, रूस तो अभी खैर वो तो कोई सोशलिज्म का मतलब ही नहीं है. व्लादिमीर पुतिन और व्लादिमीर लेनिन एक नहीं है, ये तो हम लोग बढ़िया से समझते हैं इन बातों को. सवाल वहाँ पर नहीं है. आज भारत में रह करके हियर एंड नाउ हमारे सामने मेन पॉलिटिक्स क्या है, मेन सवाल क्या है. तो मेन सवाल पर हम लोगों ने ये सोचा था कि मेन सवाल पर अगर एग्रीमेंट है, बाकी इतिहास का है, दुनिया भर की बात है, उसमें लोग पढ़ते रहे, करते रहेंगे. लेकिन उनके दिमाग में बात दूसरी थी कि वो पहले इस चीज़ को ये करना चाहते हैं. तो इसीलिए उन्होंने जो रास्ता चुना उन्होंने चुना. दीपांकर जी, सवाल ये पूछा जा रहा है कि गजा में जो हो रहा है, जिस तरह से फूड ब्लॉकेड, बच्चों को मारा गया, सब किया गया, यूक्रेन में भी हो रहा है. नहीं, हम कहें यूक्रेन में भी हो रहा है. क्या माले उतना ही आंदोलनरत है यूक्रेन में रूस के दमन को लेकर जितना इजराइल के? इस तरह से कौन तोलेगा? हमने गाजा, यही तो वो सवाल पूछ रहे हैं. नहीं, ये सवाल ही नहीं है. मैं कह रहा हूँ कि इस तरीके से कोई कहेगा यहाँ हो रहा है, कोई कहेगा वहाँ हो रहा है. यूक्रेन पर भी हम लोगों ने, जैसे ही रूस ने हमला किया, हम उसको मानते हैं कि यूक्रेन पर रूस ने युद्ध थोपा है. हम लोग, हमारी एकमात्र पार्टी है जिसने शांति जुलूस निकाला पूरे हिंदुस्तान में. तो इसलिए सवाल वो नहीं है. लेकिन कोई अगर ये कह दे कि दुनिया के सब लोग जानते हैं कि यूक्रेन और रूस में युद्ध चल रहा है, उसमें दोनों तरफ से ऐसा बात है. लेकिन जो गाजा के साथ हो रहा है, दोनों तरफ से गाजा ने हमला किया तब यूक्रेन अपने बचाव के लिए कर रहा है. बिल्कुल. लेकिन यहाँ यूक्रेन के साथ भी कितने देश खड़े हैं, पूरा नेटो खड़ा है. यहाँ गाजा के साथ कौन खड़ा है? कोई खड़ा है दुनिया में? यूएन में पारित हो जाता है प्रस्ताव, लेकिन उस प्रस्ताव के पक्ष में कोई रहता है? यहाँ निहत्थे लोग हैं. इसलिए दोनों में कोई तुलना नहीं है. जो दो जिन चीज़ों में कोई तुलना नहीं है आज के वर्तमान में, उन चीज़ों को, ये इसको व्हाट्सएप के व्हाटएवर्टरी कहा जाता है. ये व्हाटएवर्टरी हमें लगता है कि ये दुनिया में चलने वाली चीज़ नहीं है, और इसीलिए इस पर कोई बहस नहीं है. उन्होंने अपना रास्ता चुन लिया है, पार्टी अपने रास्ते पर काम कर रही है, वो अपना करें, अच्छी बात है, कर सकती है. कि पंकज जी, आपने अपना रास्ता चुनने की बात कही.
जेएनयू में एक जुमला चलता है कि अगर कांग्रेस की पॉलिटिक्स करनी है तो लेफ्ट की पॉलिटिक्स करो। तो मैंने कहा समझाइए। तो एक उदाहरणों का सिलसिला दिया गया उन सारे नेताओं का 90 के दशक से जो लेफ्ट की पॉलिटिक्स करते थे और फिर कांग्रेसी नेता हो गए। शकील अहमद खान आज की तारीख में बिहार में कांग्रेस विधायक दल के नेता हैं, लेफ्ट पार्टियों के वहाँ मुखिया रहे, अध्यक्ष रहे, और वो सिलसिला आके टिकता है। आपकी जो स्टूडेंट विंग है इतिहास में भी बहुत हुआ है जी। अभी जेएनयू की बात क्यों है, अतीत में चले जाइए तो बहुत हुआ नहीं, है। रास्ते अलग होने की बात हो रही, तो इसलिए मैं ये सवाल पूछ रहा वही हूँ। हम कह रहे हैं, अच्छा है, लेकिन कविता जी ने ऐसा कोई रास्ता तो चुना नहीं, मैं कविता जी से अब आगे जा रहा हूँ, वो सवाल हो गया। उसके बाद जब हम अपने दौर में देखते हैं तो आपकी इसको उस जो आज़ादी में रखिए ना, इसको उसी आज़ादी में रखिए कि भाई आप लेफ्ट विचार के साथ हैं, कल आपको लगेगा कि भाई ये विचार हमारे लिए बहुत काम का नहीं है, हम कुछ और करना चाहते हैं, बिल्कुल स्वतंत्र है। जैसे आप मीडिया में आज ये चैनल आप कर रहे हैं ललन टॉप, कल आपको लगेगा कि ललन टॉप हमारे लिए ठीक नहीं है, हमको कोई आउट टॉप चाहिए, आप कोई टेबल टॉप माने चले नया चैनल शुरू करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। इसलिए फ्रीडम है, मोबिलिटी है, इसमें कोई बात नहीं है। उसका अगर मतलब आपकी इजाजत हो मैं अपना सवाल फ्रेम कर लूं। नहीं, सवाल हम ये करें कि कोई लेफ्ट से ही कांग्रेस में, हाँ हम चिंतित तब होते कि कोई लेफ्ट वाले बीजेपी के चक्कर में जाके फंस जा रहे हैं। जैसे वो सुधींद्र कुलकर्णी हैं, वो बीच में बीजेपी के चक्कर में गए थे, फिर वहां से गांधी में वापस आए हैं, ये अच्छी बात है। लेकिन फिर भी ऐसा आना जाना, जिंदा लोग हैं, विचार है, तो मान लीजिए आपका विचार बदल जाएगा तो आप यहाँ से वहाँ जाएंगे, कौन सी बड़ी बात है इसमें। मैं अपना सवाल फ्रेम कर लूं? हाँ बिल्कुल कर लीजिए, आपकी इजाज़त हो जी। तो हमने एक सिलसिला देखा कि सीपीआई एमएल की जो स्टूडेंट विंग है, ऑल इंडिया स्टूडेंट एसोसिएशन, आइसा जिसको कहते हैं, आइसा के कई कद्दावर नेता कांग्रेस में चले गए। प्रियंका गांधी के निजी सचिव, राजनीतिक सचिव हैं संदीप सिंह, आइसा के टिकट पर जेएनयू में चुनाव जीते। उनके बाद मोहित पांडे, ऐसे ही लंबा सिलसिला। फिर लोगों ने कहा कि नहीं, एक दूसरी धारा भी है। जब आइसा के बिहार के नेता जैसे संदीप सौरभ पालीगंज से विधायक हैं, धनंजय सिंह, आइसा के धनंजय कुमार जी, वो भोरे से उन्होंने पर्चा भरा है, तो उन्होंने कहा कि वो लोग देख लेते हैं जहाँ पे पॉलिटिकल फ्यूचर हो वहाँ तो माले में बने रहते हैं, जैसे बिहार, लेकिन जहाँ पॉलिटिकल फ्यूचर नहीं होता है वहाँ वो कांग्रेस में चले जाते हैं। लेफ्ट की पॉलिटिक्स को एक लॉन्चिंग पैड के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। सीपीआई एमएल के जनरल सेक्रेटरी के तौर पे हाउ डू यू लुक एट दिस ट्रेंड सर? हम इसको कोई ट्रेंड के रूप में देखते ही नहीं, हम इंडिविजुअल केसेस के रूप में देखते हैं, इंडिविजुअल केसेस के रूप में देखते हैं। जिनको जो लगे, हम तो हजारों ऐसे लोगों को जानते हैं जो ज़िंदगी भर, जिनका आप नाम नहीं जानते हैं, जो स्टूडेंट लाइफ से कम्युनिस्ट पार्टी शुरू किए हैं और पूरी ज़िंदगी लगा दिए हैं। इसीलिए इसको कोई हमारे लिए कोई ट्रेंड नहीं है, हम तो उन ऐसे लोगों में नहीं है। लेकिन लोगों का विचार अगर बदल जाए, ये बात सही है कि अगर आपका विचार बदल गया, आपको लगा कि भाई हम किसी और रास्ते में चले, अच्छी बात है, आपको करना चाहिए। तो इसलिए हम विचारों की आज़ादी और विचार के साथ साथ रास्ता तो होती होगी काडर टूटने की। नहीं, कहीं भी वो तो निश्चित अब खराब लगेगा किसी भी साथी के। कोई भी साथी जो आपके साथ हैं, काम कर रहे हैं, कोई अगर कल साथ टूट जाए तो आपको निश्चित वो खराब लगेगा। लेकिन इसको हम मानते हैं कि ये आपके पास ये आज़ादी है, आप निश्चित तौर पर पार्टी कोई ऐसा तो नहीं है कि आपने एक बार पार्टी में नाम लिखाया तो आप कहीं जा नहीं सकते, है ना, ये कोई उस तरीके का तो है ही नहीं बिल्कुल। तो ये आज़ादी का हिस्सा है। 2014 का माले का चुनावी घोषणा पत्र मेरे पास है, जिसके पहले पन्ने पर ये आपके दस्तखत से रिलीज हुआ है। मुझे अच्छा लगा कि आपने पूरा 14 का निकाल करके पढ़ रहे हैं। हाँ सर, हमारा काम ही है रिसर्च करना, हम लोगों के पास तो और कुछ भी नहीं है इसके अलावा। नहीं, अच्छा। 2014 का लोकसभा चुनाव ऐसे वक्त पर हो रहा है जब देश गहरे संकट में है। कॉरपोरेट परस्त, जन विरोधी आर्थिक नीतियों का परिणाम, आसमान छूती कीमतें, भूखमरी, बेरोजगारी, किसानों की आत्महत्या, कॉरपोरेट द्वारा जमीन एवं प्राकृतिक संसाधनों की लूट, बड़े पैमाने पर घोटाले, सरकारों ने जिम्मेदारियों से हाथ धोया है। अगला पैरा शुरू होता है, कांग्रेस नीत यूपीए सरकार जिसने लगातार 2 बार सत्ता में कार्यकाल पूरा किया, इस दुर्व्यवस्था के लिए पूरी तरह से जिम्मेदार है। आम लोगों की किस्मत बनाने का वादा करके 4 और 9 में सत्ता में आई, उल्टा किया। इसके बाद आप भाजपा को भी लक्ष्य करते हैं कि इस शून्य को भरने का बीजेपी दावा कर रही है, पर 98 से 4 तक केंद्र में और गुजरात, झारखंड जैसे राज्यों में सत्ता में काबिज हैं। वहाँ उनकी करतूतें देखें तो आपको लगेगा कि कांग्रेस के स्थान पर भाजपा को चुनना कुएं से निकलकर खाई में गिरना है। हाउ डू यू एक्सप्लेन दिस टू योर cadre, your supporters and in general public
कि जिस यूपीए सरकार को आपने कॉरपोरेट परस्त गरीब विरोधी बताया, कांग्रेस के नेतृत्व की जो सरकार थी, उसी गठबंधन का अब आप हिस्सा है, नहीं, उस गठबंधन का हिस्सा नहीं, अब नया गठबंधन है, इंडिया गठबंधन, जिसमें कांग्रेस है। हाँ, बिल्कुल, कांग्रेस भी है, राष्ट्रीय जनता दल भी है, क्योंकि आपने बहुत बढ़िया समय चुना 14, वो एक वाटरशेड है। और ये भी आपने अच्छा कहा कि हमने 14 में ही भारतीय जनता पार्टी अगर सत्ता में आ जाए वो क्या हो सकता है, उस ओर भी इशारा किया, आगाह किया। तो हमें लगता है कि निश्चित तौर पर यूपीए 2, खासकर यूपीए 2 का जो कार्यकाल था और जिस तरीके से नीतियां भी बनने लगी, तो वो बेसिकली भारतीय जनता पार्टी के लिए एक ऑन ए प्लेटर एक पूरा टेम्पलेट भी बना के दे दिया था उस समय। लेकिन 14 के बाद ये जो मोदी सरकार आने के बाद लोग देख रहे हैं कि ये जो भारतीय जनता पार्टी है, ये जो एनडीए सरकार है, ये बिल्कुल ही एक अलग किस्म का है। तो 14 के बाद जो दौर शुरू हुआ, ये हिंदुस्तान के लिए अभूतपूर्व है। और ये एक ऐसा दौर है जिसका हमारे पास कहीं किसी के पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है। तो आज जो जिस तरीके के पूरे देश के संविधान पर, लोकतंत्र पर इतने बड़े हमले लगातार जो हो रहे हैं, जो भी आप कॉरपोरेट बोल रहे हैं, तो वो कॉरपोरेट कहाँ पहुंच गया है, वो कहाँ पहुंच गया है जहां अदानी को सब कुछ चाहिए। आप बताइए, बिहार के चुनाव हो रहे हैं, अभी आईआरसीटीसी स्कैम में क्या हुआ नहीं हुआ उस पर तो बातें हो रही है, लेकिन अदानी को 1050 एकड़ जमीन फिर 35 में 1 रुपए के लीज पर वो दे दी जा रही है। इसके साथ कोई क्विड प्रो क्वो होगा, क्यों ऐसा चुनाव में दिया जा रहा है, इसका मतलब क्या, ये कोई सवाल ही नहीं बन रहा है। आज ऐसा दौर बन गया है कि लोग कह रहे हैं, अच्छा ये एयरपोर्ट अभी भी अदानी के हाथ में नहीं गया, ये सड़क अभी भी अदानी की नहीं है। इतना नॉर्मल बना दिया गया कि नॉर्मल है, देश में तमाम संपदा अदानी का ही होगा, अंबानी का ही होगा। तो ये जो न्यू नॉर्मल स्थापित किया गया, वो न्यू नॉर्मल डेमोक्रेसी के साथ बिल्कुल ही कंपैटिबल नहीं है। इसीलिए आज का जो दौर है 14 के बाद से आया, इसके लिए हमारी जो परिभाषा है, ये भारत में बिल्कुल फांसीबाग धीरे धीरे खुद का पूरे पैर मजबूत कर रहा है, पूरे टोटल इसमें काबिज हो रहा है। और फांसीबाग अगर पूरी तरह से सत्ता, सारे संस्था, सब कुछ कब्जा कर ले, तब क्या होता है, दुनिया ने जर्मनी में देखा, भारत में भी हम लोगों को देखना पड़ेगा वो दिन। तो इसीलिए 14 के बाद से हम लोग इस पे हैं कि इसको जितनी जल्दी हो सके इसको रोकना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो ये देश बर्बाद हो जाएगा, डेमोक्रेसी ख़त्म, इस देश में वो संविधान ख़त्म। और हमारे जैसे देश में जो इतने विविधता से भरा हुआ एक विशाल देश है, डेमोक्रेसी ना हो, फेडरलिज्म ना हो, डाइवर्सिटी ना हो, तो हिंदुस्तानी नहीं रहेगा, हिंदुस्तानी नहीं बचेगा। तो ऐसे में, और ये अकेले हमारे लिए संभव नहीं है। हम अगर इन चीज़ों को, खतरे को समझ भी लें, लेकिन हम उस खतरे को, उससे निपट नहीं सकेंगे अकेले। और इसीलिए ज़रूरी है कि आज के दौर में बड़ा गठबंधन चाहिए। जो भी लोग लड़ रहे हैं वो सब लोगों को साथ लेके चलना है। तो कुल मिला के आप कह सकते हैं कि हम इसको इस रूप में देखते हैं कि ठीक जैसे आज़ादी के दौर में देश में आज़ादी का आंदोलन था, अलग अलग धारा, गांधी का रास्ता अलग, भगत सिंह का रास्ता अलग, अंबेडकर का एम्फेसिस अलग, कोई इस पर लड़ रहे हैं कि भाई कैसे अंग्रेज़ों को भगाया जाए, कोई इस पर काम कर रहा है कि अंग्रेज़ तो जाएगा लेकिन आज़ाद हिंदुस्तान कैसा हो, उसके समाज, उसकी संस्थाएं कैसे हो। तो ये जो एक व्यापक कैनवस बना, एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम फ्रीडम मूवमेंट में जो फोर्सेस आई, आइडियोलॉजीज, तो आज उस देश में एक तरह से दूसरी आज़ादी की लड़ाई है कि देश को वो जो खतरा देश के सामने आ गया है, जिसके बारे में अंबेडकर ने कहा था कि कभी अगर ये देश हिंदू राज बनेगा, इस देश के लिए सबसे बड़ी कैलामिटी साबित होने वाली है। तो उस कैलामिटी, ये बड़ा डिजास्टर है। और डिजास्टर जब होता है तो आप डिजास्टर मैनेजमेंट के रास्ते में जाते हैं। तो डिजास्टर मैनेजमेंट में आप तीनों काम करते हैं, रेस्क्यू एक्ट करते हैं, जो भी बचाना संभव हो, जितना बचाना संभव हो रेस्क्यू करते हैं, आप रिलीफ का काम करते हैं, आप रिकॉन्स्ट्रक्शन का काम भी करते हैं, रिहेबिलिटेशन का भी काम करते हैं। तो भारत में आज डेमोक्रेसी बिल्कुल एक डिजास्टर का सामना कर रहा है। तो उसको बचाना, उसको बचाने के लिए जितने भी हम जहाँ कर सकते हैं, बीजेपी को सत्ता से बाहर करने के लिए सबके साथ मिलकर कर रहे हैं। आप इसमें और रोबस्ट, डेमोक्रेसी कैसे और रोबस्ट हो,
हमारा संविधान कैसे और सुरक्षित हो, हम इसके लिए काम कर रहे हैं। इसीलिए आपको बहुत जो चीज़ है, आपको लगेगा कि कल तक अब तो कांग्रेस के खिलाफ थे, कल तक तो अब इनके खिलाफ थे, कल तक तो अब उनके खिलाफ थे, बिल्कुल थे, बिल्कुल थे। और वो हम नहीं कहेंगे कि उस समय हमारा विरोध कोई गलत था या आज हम उसको भुला करके कुछ बोल रहे हैं, लेकिन आज हमारे सामने इतना बड़ा एक खतरा है, इतने अभूतपूर्व किस्म का एक दौर है। इस दौर का मुकाबला करने के लिए तो एक ही बात मैं बार बार कहता हूं, लेसर इविल, नहीं, इसको लेसर इविल की बात ही नहीं है। हम ये कहते हैं कि इतिहास से आप सीखिए। जी, नोबडी लिव्स इन हिस्ट्री, वी आर नॉट प्रिजनर्स ऑफ हिस्ट्री। इतिहास में अगर आप नहीं सीखते हैं तो लोग कहते हैं यू विल बी कंडेम्ड टू रिपीट हिस्ट्री, अगेन सफर द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ हिस्ट्री। इतिहास से सीखते हैं, इतिहास से ऊर्जा जहाँ लेना हो, प्रेरणा लेना हो, रोशनी लेना हो, उसको लेते हैं, लेकिन हम इतिहास में जीते नहीं हैं। हम वर्तमान में जीते हैं और भविष्य के बारे में सोचते हैं। तो इसीलिए आज अतीत में बहुत कुछ रहा है, वो ठीक है उस दौर के लिए। कल फिर मान लीजिए कोई नया दौर आएगा, नए दौर में और कोई नई लड़ाई भी होगी, कोई बात नहीं है। लेकिन आज के देश में, और इसीलिए इतना बड़ा जो गठबंधन देख रहे हैं, इंडिया गठबंधन, और ये यूपीए नहीं है, क्योंकि यूपीए एक पर्टिकुलर दौर का एक प्रोडक्ट था। और इसीलिए हमें लगता है कि लोगों ने ये ज़रूरत महसूस की, नहीं तो इसको तो यूपीए भी कहा जा सकता था। क्योंकि यूपीए जिस दौर के लिए, जिस पर्पस के लिए बना था, आज एक दूसरे दौर में उससे बड़ा गठबंधन है। और इसीलिए नए गठबंधन के लिए, नए दौर के लिए नया नाम भी आया है इंडिया। तो आज इंडिया गठबंधन को मैं समझता हूँ कि ज़रूरी है इसको बनाए रखना, इसको और बढ़ाना, और ये आज के दौर की ज़रूरत को पूरा करने के लिए है। आपने कहा इंडिया गठबंधन को बढ़ाना और बनाए रखना। आज जब मैं आपसे मुखातिब हूँ, पहले फेज़ के नामांकन का आज आखिरी दिन है, 17 तारीख है, 17 अक्टूबर है, और अभी तक ये स्पष्ट नहीं हो पाया है पूरी तरह से कि इंडिया गठबंधन के जो साझेदार हैं वो कितनी सीटों पर फ्रेंडली फाइट करेंगे। जैसे बेगूसराय, बिहार का लेनिनग्राड, इतने सब शब्द कहे गए, उसी की बछड़ा सीट है जहाँ पे कांग्रेस से गरीबदास ने भी पर्चा भरा है और कम्युनिस्ट पार्टियों की तरफ से अवधेश राय ने भी पर्चा भरा है। ये एक उदाहरण है। इस तरह के गतिरोध, मुकेश सहनी कोप भवन से निकले कि नहीं निकले तय नहीं हो पाया। सीटें मांग रहे थे 35, हमारे साथ इंटरव्यू किया, बोले 30 से नीचे तो आएंगे ही नहीं, और डिप्टी सीएम का पद। फिर कहा गया 18, फिर बताया गया कि दीपांकर भट्टाचार्य के हस्तक्षेप के बाद तेजस्वी यादव के साथ तो उनका गतिरोध हो गया था। तेजस्वी यादव ने कहा जहाँ जाना है जाओ। दीपांकर भट्टाचार्य ने इंटरवीन किया, राहुल गांधी से बात की, सबको ये समझाया कि अति पिछड़ों की एक सामाजिक पहचान वाली पार्टी है, उसको नहीं जाना चाहिए। तब 15 पे सेटल हुआ है। तो सवाल ये पूछा जा रहा है चौक चौराहों पर कि जो इंडिया अलायंस एनडीए को, नरेंद्र मोदी को चैलेंज करने की बात कर रहा है, वो अपने गतिरोध समय रहते दूर क्यों नहीं कर पाया? क्या तय हुआ? मुकेश सहनी को फाइनली कितनी सीट, क्या वो डिप्टी सीएम बनेंगे? तो अगर आप सत्ता हमें में तो आए। लगता है कि मुकेश जी ने जो हमें फ़ोन करके बताया कि 15 सीट तय हुआ है। अच्छा, हाँ, तो मुकेश जी ने बताया, तो हम इसे बाकी तो नहीं बताएंगे। उन्होंने जितना बताया हम उसी पर आपको रिपोर्ट कर रहे हैं। आपकी इस विषय पे राहुल गांधी से बात हुई थी? नहीं, पहले बात हुई थी, ज़रूर बात हुई थी, हम लोगों ने बात की। और हमने, आपने जो कहा कि बिल्कुल हमने ज़रूरी समझा कि एक पार्टी है जो 2020 में भारतीय जनता पार्टी के साथ चली गई थी एनडीए में, और वहाँ जाने के बाद उनको जो झेलना पड़ा कि एक पार्टी के जितने एमएलए थे, सभी एमएलएज को भाजपा ने हड़प लिया। इनको मंत्री बनाया गया था, मंत्रिमंडल से बाहर कर दिया गया। भाजपा के नेता जेपी नड्डा इसी पटना में आए थे। अब देख लीजिए, मुकेश सहनी तो फिर भी बहुत ही छोटी पार्टी थी। नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल यूनाइटेड, मुख्यमंत्री है 20 साल से, और इसी पटना में आकर के जेपी नड्डा साहब बोल के गए, इस देश में क्षेत्रीय दलों का समय समाप्त हो रहा है और इस देश में एक ही पार्टी अब रहेगी, उस पार्टी का नाम है भारतीय जनता पार्टी। अमित शाह कहता है कि हम लोग कोई 5 साल चुनाव जीतने के लिए नहीं आए हैं, 50 साल राज करने के लिए इस देश में आए हैं। तो उसके सामने ये जो छोटी छोटी पार्टियां हैं, क्या है, कोई मतलब नहीं है, यूज एंड थ्रो। तो इस पार्टी ने जब झेला कि भाई हमको हड़प लिया गया, हमारा कहीं कोई सम्मान नहीं है, तो तब इन्होंने तय किया कि भाई कुछ भी हो जाए हम भाजपा के साथ लौट करके नहीं जाएंगे। तो हमने वही उनको भी याद दिलाया कि आप उसको भूलिए मत। यहाँ मान लीजिए ठीक है, आप जो 20 सीट मांग रहे हैं कि 25 मांग रहे हैं, आपको 4 कम मिला, उसको लेके बातें होती हैं, लेकिन वो जो आपने झेला है
वो जो आपने देखा है कि किस तरीके से सत्ता का अहंकार और पुराने तरह के पूरा कब्जा करने वाला, तो वहाँ से निकल कर के आप यहाँ आए हैं, तो थोड़ा धीरज रखिए और हम लोग मिल करके हम आपके साथ हैं, हम लोग लड़ेंगे ताकि आपको भी सम्मान उसकी कोई कमी ना हो। तो हमें लगता है कि 15 सीट, ये तो आपने मुकेश सहनी को समझाया, तेजस्वी यादव को क्या समझाया? नहीं तो तेजस्वी जी भी समझे ही होंगे, नहीं तो 15 सीट का समझौता कहाँ से होगा। अब हो सकता है कि कहीं बात मान लीजिए, हो सकता है 25 और 15 में अटक रहा है, मान लीजिए तो वो उसी को 25 और 15 को देख रहे हैं, या 15 में कितने आरजेडी या कांग्रेस वाले लड़ेंगे, वो उन चीजों को देख रहे हैं। तो कभी कभी होता क्या है कि इनको देखने में चक्कर में वो लार्जर पिक्चर अब भूल जाते हैं जी। हमारा काम है हमेशा वो लार्जर पिक्चर को भी याद दिलाते रहना कि भाई ये लार्जर पिक्चर हमारे सामने है, इसीलिए छोटी छोटी चीज़ों में, अब वो तो जाहिर सी बात है कि आप साथ साथ चलेंगे तो किसी एक पार्टी में भी झगड़ा होता है, किसी एक व्यक्ति ही ले लीजिए, आपको लगता है कि ये करूं कि ना करूं, होता है। तो इसीलिए जब आप बड़ा गठबंधन चलाएंगे तो अलग अलग किस्म के लोग होंगे, राय होंगे, तो उसको लेकर के साथ चलना है। तो छोटे छोटे जो भी उलझन आएंगे उसको सुलझाते हुए चलो, उलझन जो है उसको सुलझ दो, उसको सुलझाते हुए चलो ताकि हम लोग जो लक्ष्य है उस दिशा में बढ़ सके। ये भी कहा पॉलिटिकल ऑब्जर्वर्स ने कि एक ज़माने में जो काम सीपीएम के हरिकिशन सिंह सुरजीत करते थे वो अब माले के दीपांकर भट्टाचार्य कर रहे हैं कि भाजपा के विरोध में सभी पार्टियों के लिए जो ज़रूरी ग्लू या समझदारी है वो दिखाना, वरना गठबंधन बिखर जाएगा। खासतौर पे इस प्रसंग के बाद ये नए सिरे से बात दोहराई गई। नहीं नहीं, अब ठीक है, वो सब लोग देखिए अलग अलग दौर के, मैं मानता हूँ कि बिल्कुल ही नया दौर है हिंदुस्तान में। अभी भी हम लोग समझ नहीं पा रहे हैं कि कितने खतरनाक दौर में हम लोग जी रहे हैं। इसीलिए अगर मेरे अंदर वो क्षमता होती कि सब लोगों को हम समझा दे और सबको साथ लेकर के चले, हम तो जी बहुत छोटे मान लीजिए इस दायरे में काम करते हैं, जितना संभव है कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि हम इस बात को समझ रहे हैं कि दौर बहुत खतरनाक है। और इस खतरनाक दौर में अभी अगर हम छोटी छोटी चीज़ों को लेकर कहीं फंसे रहेंगे और इसको नहीं देख पाएंगे, कोई हमारे सामने से बोल रहे हैं कि 50 साल राज करेंगे, 50 साल राज करेंगे, तो 50 साल राज करने की धमकी देने वाले अब सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस के सामने जूता फेंका जा रहा है उनके का, जो कभी नहीं हुआ है। एक आईपीएस पद पर कोई दलित है, उनकी भी एक तरीके से सांस्थानिक हत्या हो जा रही है, मजबूर हो रहे हैं। तो इस दौर को आज अगर हम नहीं समझेंगे तो कब तक इंतजार करेंगे इस दौर को समझने के लिए। तो दौर को अगर हम समझ रहे हैं कि इतना खतरनाक है, तब तो हमको सबको यूनाइटेड होकर लड़ना तो पड़ेगा। जी, आप दौर की बात कर रहे हैं, आपने सांस्थानिक हत्या की बात की, ये जिक्र हो रहा है हरियाणा के आईपीएस अधिकारी वाई पूरन कुमार का गंभीर इल्ज़ाम लगाए राज्य के डीजीपी जो अब छुट्टी पे भेजे गए हैं शत्रुजीत कपूर समेत कई लोगों पर कि दलित होने के चलते उनके साथ इंस्टीट्यूशनल लेवल पर लगातार भेदभाव हुआ है। सांस्थानिक हत्या से मैं एक हत्या पर आता हूँ। 31 मार्च 1997 कॉमरेड चंद्रशेखर सिवान में गोली मारकर उनकी हत्या कर दी जाती है। 2 दिन बाद भाकपा माले का देशव्यापी बंद था जिसके सपोर्ट में वो जनसभा कर रहे थे। इल्ज़ाम लगता है राष्ट्रीय जनता दल के सांसद शहाबुद्दीन पर। कई लोग इस तरफ रेखांकित करते हैं कि शहाबुद्दीन जिंदाबाद के नारे लग रहे हैं, उनके बेटे को टिकट दिया गया है और अब जब वो प्रचार करेंगे सीवान में तो उस पर माले का झंडा भी होगा इंडिया अलायंस का। इस तरह के ऐतिहासिक घटनाओं को जो आपका एक प्रतिरोध का दौर रहा, पूरे 90s में आपने लालू राज का विरोध किया, तो जिस एक चीज़ पर आप और भाजपा नारे में टर्म में एक दिखते हैं वो ये है कि भाजपा भी कहती है कि 90 से 2005 जंगल राज था और माले भी कहती है कि कानून व्यवस्था की अस्तैसी हो गई थी। नहीं, इसमें ये तो आपने कहा कि उस दौर में हम भी लड़े हैं, बिल्कुल बेशक लड़े हैं, लेकिन हम आपके विधायक लेके चले गए लालू यादव। नहीं, हम जो बात कह रहे हैं जो भाजपा के खिलाफ कह रहे हैं आज, कि अगर भाजपा वाले कहते हैं कि वो जंगल राज था तो आज बिहार में जो है वो महाजंगल राज है। ठीक है, महाजंगल राज है। अगर वो भ्रष्टाचार था उस दौर में, अब चारा घोटाला या जो भी उस दौर के घोटाले हैं, तो आज जो है वो महा घोटाला है। और वो एक तरीके से हर दिन हर राज इस तरह का भ्रष्टाचार बिहार ने कभी देखा नहीं है, जहाँ नीचे बिना रिश्वत कोई काम नहीं होता, जहाँ सीएजी की रिपोर्ट आती है कि 70,000 करोड़ का सरकार के पास हिसाब नहीं है और सरकार को हिसाब देती भी नहीं है, और जहाँ बीच चुनाव में जैसे हमने कहा कि 1050 एकड़ ज़मीन 1 रुपये की लीज पर दे दिया जाता है,
तो इसलिए भ्रष्टाचार की भी आज कोई तुलना नहीं है। आज का भ्रष्टाचार बिल्कुल एक अलग डिग्री का है, जी। आज के अपराध भी बिल्कुल अलग डिग्री में है। तो आपने जो चंद्रशेखर के बारे में कहा, बल्कि हर बार चंदू का जिक्र होता है, 3 हत्याएं हुई, चंदू, श्याम नारायण और भुटेले मियाँ, 3 लोग मारे गए थे उस दिन। 3 लोग मारे गए उस दौर में, हमारे बहुत सारे साथी मारे गए। अभी जैसे आपने भोरे की जिक्र किया, जी। भोरे में जहां हमारे साथी धनंजय तो अभी लड़ने गए हैं, वहाँ जितेंद्र जी जो पिछले चुनाव में सिर्फ 400 वोट से पीछे थे और वो विधायक ना बन सके, इसलिए उनके चुनाव के तुरंत बाद फर्जी मुकदमे में उनको फंसाया गया। इसीलिए आपको उनका टिकट वापस करना पड़ा। अभी बीच चुनाव में जब हम चुनाव लड़ रहे हैं, वहाँ जो जज वो धमकी देते हैं कि हम तो सजा सुनाएंगे चुनाव से, इसी दौर में ही जब वो चुनाव लड़ रहे हैं तभी हम सजा भी सुनाने वाले हैं। तो वहाँ हमारे उमेश पासवान जी थे, 95 के चुनाव में बहुत अच्छा वोट लेकर के आए थे और 97 में उनकी हत्या कर दी गई। तो ये एक सिलसिला था उस दौर में कि कहीं भी माले का कोई खड़ा हो रहा है तो कहीं सामंती ताकतें हो, कहीं कोई स्टेट की ओर से हो, तो राजनीतिक हिंसा भी वो था। लेकिन चंदू के बारे में जो एक बात हम बार बार जो कहते हैं कि चंदू हमारे नेता थे, तो किसी भी नेता के बारे में जो आप कहेंगे तो वो अगर उनकी हत्या हुई तो वो एक विक्टिम भी बने, विक्टिम को जस्टिस चाहिए, उस जस्टिस के लिए हम लोग लड़े, शहाबुद्दीन जेल में गए और उनको जेल तक हम लोगों ने भेजा। आज वो है भी नहीं इस दुनिया में। लेकिन चंदू हमारे सिर्फ विक्टिम नहीं थे, चंदू एक नेता थे और ऐसे दूरदृष्टि वाले नेता थे जो 96 में जेएनयू में बोल रहे हैं, जिस समय तक भारत ने एनडीए की सरकार नहीं देखा, जिस समय तक गुजरात जनसंहार नहीं हुआ था, जिस समय तक मोदी जी के बारे में बहुत लोग जानते ही नहीं थे, लेकिन चंदू उस समय कह रहा है कि हम लोग ऐसे एक दोराहे पर खड़े हैं कि यहाँ से एक रास्ता जो है हिंदू राष्ट्र की ओर जाता है, उस रास्ते पर अगर देश बढ़ गया तो डेमोक्रेसी खत्म हो जाएगा, और दूसरा रास्ता है जो भगत सिंह का रास्ता है, अम्बेडकर का रास्ता है, और जिस नारे को लेकर आज हमारे आयशा के लोग चलते हैं, नए भारत के वास्ते, भगत सिंह अम्बेडकर के रास्ते। तो हम हमेशा यही सोचते हैं कि चंदू आज अगर होते तो चंदू क्या करते, क्या कर रहे होते। चंदू जो कर रहे होते, जो जिस रास्ते पर चलते, आज है नहीं, तो उनके उस रास्ते को पर हम लोग चल रहे हैं। तो हम लोग चंदू के बताए हुए रास्ते पर ही पूरे, चाहे सिवान की बात करें, चाहे बिहार की बात करें, पूरे देश की बात करें, पार्टी उसी रास्ते पर चल रही है। ठीक है। आपने अंबेडकर का, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का 2-3 बार जिक्र किया। दक्षिणपंथी लोग अंबेडकर की राइटिंग से वो पैरा कोट करते हैं लगातार जिसमें अंबेडकर कम्युनिस्टों को लेके आलोचना के स्वर में है। एक टर्म भी उछाला जाता है, बंच ऑफ ब्राह्मण बॉयज़, ये टर्म। फिर लोग जब माले का जिक्र होता है तो कहते हैं कि देखिए दीपांकर भट्टाचार्य 2.5 दशक से ज़्यादा से जनरल सेक्रेटरी हैं, बात पिछड़ों की गलतियों करते हैं, खुद ब्राह्मण परिवार से आते हैं और शीर्ष पर काबिज हैं। आप इन आलोचनाओं को कैसे देखते हैं? हम किस परिवार से आते हो हमारे हाथ में तो था नहीं, है ना। आप किस परिवार से आते हैं आपके हाथ में तो था नहीं, बिल्कुल। लेकिन जो आपके हाथ में है, आपका विचार और आप काम क्या कर रहे हैं। तो हमारे हाथ में जो है, जब से मैंने होश संभाला, जब से हमने ब्राह्मणवाद को समझा कि हम पूरे इस देश में सामंती विचार, वो जो जकड़न है, जो ब्राह्मणवादी जाति व्यवस्था है, हम उसके खिलाफ लगातार लड़ रहे हैं। यही काम तो मैं कर सकता हूँ। बाकी जिस परिवार में मैं पैदा हुआ, और गिनती के हिसाब से लोग उसको मान लेते हैं कि वो ब्राह्मण परिवार है, मान लेते हैं, तो हम तो, हमारे लिए वो कोई पहचान ही नहीं है जी। हमारे लिए वो एक बस एक फैक्ट ऑफ लाइफ है। ठीक है, हम वहाँ पैदा हुए थे, क्या कर सकते हैं। जब मैं आपका व्यक्तिगत जीवन परिचय पढ़ रहा था, बंगाल बोर्ड का टॉपर, स्कॉलरशिप पाके सांख्यिकी संस्थान, देश का सबसे प्रतिष्ठित स्टैटिस्टिक्स का इंस्टीट्यूट, वहाँ पे पढ़ने वाला व्यक्ति, जब वो अपने परिवार के सामने ये डिक्लेयर करता है कि मैं पार्टी के लिए पूरी तरह समर्पित हो रहा हूँ, तो फैमिली की क्या रिएक्शन आई थी? नहीं, मेरे पिताजी देखिए रेलवे की नौकरी करते थे, रेलवे में भी ग्रुप सी की नौकरी करते थे, ठीक है, और उसी में मेरे फादर रिटायर किए थे। तो जाहिर सी बात है कि वो पूरी ज़िंदगी उन्होंने, उनके पेंशन पर भी थी। मेरी माँ अभी 2 साल पहले तक थी और 90 साल की उम्र में 2 साल पहले उनका निधन हुआ। पिताजी के उस पेंशन पर ही माँ का भी चलता था। तो हमने जब कहा तो मेरे पिताजी ने बड़ा जवाब अच्छा दिया। तो क्योंकि मेरे बचपन में जब मैं क्लास 1 में पढ़ता था और मेरे पिताजी हम लोग ठीक से पढ़ सके, इसीलिए उन्होंने रेलवे की ड्यूटी बदल ली। उनका
कमर्शियल ड्यूटी थी, टूरिंग ड्यूटी थी, उन्होंने बदल करके रेलवे के हर जोन में एक ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट होता है, उन्होंने ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में लेक्चरर की ड्यूटी ली थी इसके लिए कि मैं बेटे को ठीक से पढ़ा सकूं। तो बस हम लोग पढ़ते थे, वो पढ़ाते थे और हर चीज़ पर चर्चा होती थी। तो उसी दौर में नक्सलवारी हो रहा था, उसी दौर के सारी बातें हमारे पूरे स्कूल जाते थे हम लोग, रास्ते में लिखा हुआ होता था भारत का नक्शा कि 70 के दशक को मुक्ति के दशक बना डालो। तो पिताजी से मैं पूछता था कि भाई देश तो आज़ाद है, 72 में एक तरफ सिल्वर जुबिली इंडिया के इंडिपेंडेंस का, फिर ये मुक्ति की बात क्या। अब वो हमको समझाते थे कि वो आज़ादी क्या और लोगों के पास क्या गया नहीं गया। तो उन्होंने ही कहा कि अगर मैं ये समझता कि हमारे उस समय के चर्चा का ये परिणाम निकलेगा तब मैं थोड़ा सतर्क हो जाता, हो सकता है मैं उतनी चर्चा नहीं करता। तो ये उनकी प्रतिक्रिया थी। तो हमने कहा कि ठीक है, उन्होंने समझ लिया। तो लोग यही समझते हैं कि भाई ये छात्र जीवन में बोल रहे हैं तो शायद अभी के जोश में बोल रहे हैं, तो उम्र के साथ शायद विचार भी बदल जाएगा। तो बाद में उनको अच्छा भी लगा कि उम्र के साथ विचार नहीं बदला बल्कि आप परिपक्व हुआ। अच्छा, चर्चा की बात चल रही है, हम लोग अपनी चर्चा के इस बार की चर्चा के आखिरी पड़ाव में हैं और मैं बहुत शुक्रगुजार भी हूं कि आप थोड़े अस्वस्थ हैं फिर भी आप हमें समय दे रहे हैं। कई सीटों को लेके पेच फंसा है, ऐसा बताया गया, जैसे एक औराई की सीट है वो आपने छोड़ी, क्यों छोड़नी पड़ी वो सीट? आपका चॉइस था या आरजेडी का? नहीं, इसमें देखिए दो बात है। औराई में सबसे मैक्सिमम वोट से पिछली बार हम लोग हारे थे, 48,000 से ज़्यादा से। औराई में हमने तो पिछली बार हमें वो जब सीट मिली हमने कमरेड आफ्ताब को कैंडिडेट के रूप में वहाँ खड़ा किया। उस समय भी एक दबाव था कि उनको मत बनाइए, तो हमने कहा कि नहीं, क्योंकि आफ्ताब एक पीड़ित मुस्लिम नौजवान थे। जो मोदी जी आए थे हुंकार रैली में, उस समय तथाकथित कुछ बम विस्फोट का मामला था गांधी मैदान में, और उसी के चलते पूरे बिहार के कुछ मुस्लिम नौजवानों को एनआईए ने प्रताड़ित की। यू सेड तथाकथित बम विस्फोट, बम तो फटे थे ना? बम विस्फोट तो हुआ, लेकिन हम करीब उसको लेकर के कुछ कहानी बनाई गई कि ऐसा है वैसा है, क्या हुआ, तो हम लोग उतना जानते भी नहीं हैं उसके बारे में। लेकिन ये जानते हैं कि बिहार में बहुत सारे मुस्लिम नौजवानों को उस समय प्रताड़ित किया गया। आफ्ताब उन्हीं प्रताड़ित नौजवानों में से एक थे और हम लोग उनके पूरे सम्मान अधिकार के लिए खड़े हुए उनके साथ। उसी से आफ्ताब पार्टी के साथ आए थे और हमने कहा कि नहीं, हम इनको खड़ा करेंगे। वो खड़े तो हुए, लेकिन ये जो दिखा चुनाव में कि पूरे ऐसा एक ध्रुवीकरण पैदा हुआ जो हमें एक्सपेक्टेड नहीं था कि वहाँ यादव मुस्लिम की आबादी बहुत ज़्यादा है, यादव जाति से ज़्यादा आबादी है, और चुनाव दर चुनाव वहाँ यादव के उम्मीदवार जीतते रहे हैं, मुस्लिम लोग वोट देते रहे। तो हम लोगों ने सोचा कि एक बार मुस्लिम उम्मीदवार होगा तो बाकी लोग भी वोट करेंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। तो वैसा हुआ नहीं, तो ऐसी स्थिति में हमारे ऊपर एक तरीके से गठबंधन की ओर से था कि भाई इस सीट पर फिर हम लोग मान लीजिए ऐसा कोई ध्रुवीकरण ना हो, कोई रिफ्ट ना हो, इसको देखें। तो ये हमारे सामने तो एक फैक्ट था कि भाई हम इतने वोट से हारे। पॉलिटिकल रियलिटी भी कि मुस्लिम चुनाव लड़ेगा तो यादव मोबिलाइज नहीं होगा। माने ये हमारे लिए कोई बाध्यता नहीं है, लेकिन जो देखा हमने तो ठीक है, हमने कहा कि आप कोई दूसरे उम्मीदवार दे करके कुछ अगर कर सकते हैं तो आप लोग देख सकते हैं। तो इसीलिए गठबंधन के इंटरेस्ट में कि एक एक सीट कैसे हम लोग जीत सकते हैं, हमने कहा ठीक है उस सीट पे जाओ। 12 की सीट पे दावेदारी की थी आप? 12 निश्चित तौर पर हमारी एक महत्वपूर्ण सीट थी। पहले आप धनंजय को वहीं से लड़ाना चाहते थे? बिल्कुल, हम लोग चाहते थे कि धनंजय वहीं आकर के काम भी कर रहे थे। अब लेकिन वहाँ राष्ट्रीय जनता दल का था कि भाई ये हमारे लिए भी एक महत्वपूर्ण सीट है, भगवती देवी के परिवार से कोई लड़ती है वहाँ, और वो उनके लिए भी अपने एक, तो इसलिए नेचुरल है कि एक दूसरे के जो कंसर्न्स है उसको तो थोड़ा देखना पड़ेगा। तो 12 अतीत में हम लोग एक बार 90 में जीते भी थे और 12 में काफ़ी धनंजय भी लोकप्रिय हो रहे थे। और अभी जो आपने कहा कि धनंजय को भोरे में जा कर के उनको लड़ना पड़ेगा, क्योंकि भोरे में जहाँ हमारे पूरे उम्मीदवार को चुनाव ताकि वो ना लड़ सके, ना जीत सके, इसके लिए इतनी बड़ी प्रताड़ना हमारे खिलाफ है, तो उस साजिश के खिलाफ धनंजय जा कर के वहाँ लड़ेंगे। राजगीर की सीट पे भी दावेदारी थी, वो तो मिल गई आपको? राजगीर की सीट हमें मिल गई है और वहाँ से हमारे विश्वनाथ चौधरी जी हैं, गोप गुट वाले। हाँ, वो छात्र जीवन से ही हम लोग के धारा के साथ थे। उस समय हमारा आइसा से पहले एक छात्र संगठन हुआ करता था, भासू, बिहार हरिजन आदिवासी स्टूडेंट यूनियन। उस दौर से बहुत सारे साथी उस आंदोलन से निकले थे। वैसे ही एक कॉमरेड है
हमारे विश्वनाथ चौधरी जी इंजीनियर के रूप में रिटायर किए हैं और वहाँ करेंगे। जहानाबाद की घोसी सीट पे भी दावेदारी थी। ये कुछ लोग आरजेडी का शुरुआती एक प्रस्ताव था पाली, घोसी, आरा के बारे में। हमने कहा कि देखिए हमारे सीटिंग सीट है और निश्चित तौर पर रामबली यादव जी वहाँ से रामबली यादव जी हैं। हम लोगों ने कहा कि नहीं, इस सीट पर हम समझौता नहीं करेंगे बिल्कुल। ये बछवाड़ा वाला जैसे आपने मुकेश सहनी के लिए दखल ये दिया। सीपीआई हम कोई आइडिया नहीं है हमको बछवाड़ा वाला, क्योंकि बेगूसराय है, बेगूसराय से हम नहीं लड़ रहे हैं, वहाँ सीपीआई और सीपीएम, इसलिए आपको वहीं से जानकारी लेनी पड़ेगी। हमने छोड़ दिया, हमसे मत पूछिए दिलीप। नहीं, हमारे सच में जानकारी, जहाँ जानकारी नहीं होती है हम उसमें कुछ नहीं बताते। हाँ, क्योंकि कई ऐसी सीटें हैं जिसपे ये बात कही गई कि साहब कौन सी सीट, मटिहानी की सीट के लिए जैसे जिक्र हो रहा है कि वहाँ पे हमने सुना कि वहाँ शायद वो कि आरजेडी से बोगो सिंह हैं और राजेंद्र सिंह ने भी पर्चा भरा है। आप पालीगंज की सीट से आरजेडी के लीडर हैं, उन्होंने नहीं, पर्चा कहीं भरा है। कहीं देखिए कभी कभी होता है कि लोग पर्चा भर देते हैं, तो विड्रॉल के समय तक भी देखना चाहिए, अगर विड्रॉल तक भी विड्रॉ होता है कि नहीं। तो हमने सीटों के बारे में बात की। मुकेश सहनी के संदर्भ में ये प्रश्न आया था, इंडिया गठबंधन तेजस्वी यादव को अपना मुख्यमंत्री चेहरा क्यों नहीं घोषित कर रहा है? अब हमने तो कहा कि भाई हमारे लिए बहुत स्वाभाविक बात है, क्योंकि एक प्री पोल अलायंस है। प्री पोल अलायंस में जो सबसे बड़ी पार्टी है, उस पार्टी के जो नेता हैं वही मुख्यमंत्री के या प्रधानमंत्री के दावेदार होंगे, तो इसलिए मेरे लिए कोई सवाल नहीं है। हाँ, पोस्ट पोल अलायंस है, पोस्ट पोल रियलिटी में कोई नया अलायंस बनता है, तब मान लीजिए कभी कभी कोई बनता है। दोनों ही जगह ऐसा होता है, पोस्ट पोल की स्थिति में और भारतीय जनता पार्टी में, जहाँ किसी को कुछ पता नहीं रहता है कि कौन चुनाव के बाद कहाँ रेखा गुप्ता कहाँ चीफ मिनिस्टर बन जाएगी, कहाँ कोई भजन लाल जी आ जाएंगे, कौन मोहन जी आ जाएंगे, ये वहाँ पता नहीं रहता। वहाँ सिर्फ लोग मोदी जी को जानते हैं। जो बाकी पार्टी गठबंधन है वहाँ लोगों को पहले से पता रहता है। यहाँ पहले से पता है कि तेजस्वी हैं। अब औपचारिक घोषणा हो ना हो फर्क नहीं पड़ता। पर डिस्कस हुआ था ये अलायंस की मीटिंग में? कांग्रेस क्यों हिचक रही है? अब ये तो कांग्रेस वाले कह सकते हैं कि क्यों। आपकी बात तो ही होगी ना, आप नहीं, अलायंस। इस पर हमने इसको बहुत ज़रूरी नहीं समझा कि इसके लिए भाई हमारे लिए बहुत स्वाभाविक चीज़ है। तो कुछ चीज़ें हैं दैट गोज विदाउट सेइंग। कोई भी ऐसी चीज़ है विच गोज विदाउट सेइंग, तो किसी को लग सकता है भाई समथिंग विच गोज विदाउट सेइंग, तो उसमें अलग से बोलने की क्या ज़रूरत है। सर फर्क पड़ता है ना इस बात का। ठीक है, इसीलिए हमने कहा कि कोई बात नहीं है। तो अब तेजस्वी जी बोल रहे हैं, कांग्रेस के लोग भी इनकार नहीं कर रहे हैं, इसीलिए और इकरार भी नहीं कर रहे हैं। अब ठीक है, उससे कोई बहुत फर्क नहीं पड़ता है। इसमें से मेरे ख्याल से इसके अंदर बहुत कोई कुछ छुपा हुआ नहीं है। अच्छा, जब अगस्त 2022 में इंडिया गठबंधन नीतीश कुमार के साथ हो गया और सरकार बनी, तब आरजेडी के सारे साथी जो हैं वो तो मंत्रिपरिषद में नजर आए। माले ने मंत्रिपरिषद नहीं स्वीकारी, मंत्री पद नहीं स्वीकारा। क्या दो बातें थी हमारे सामने। एक तो जिस गठबंधन से चुनाव लड़े थे उस समय तो हम जीत नहीं पाए थे। ये तो एक तरीके से एक नीतीश जी का कैलकुलेशन था, कोई बात थी, नीतीश जी इधर आए, तो एक तरीके से वो जो सरकार अपने आप में बनी वो ठीक मैंडेट वाली सरकार नहीं थी। वो सरकार एक तरीके से एक्सीडेंट वाली सरकार थी। तो हम मैंडेट वाली सरकार को ज़्यादा प्रेफर करते हैं एक्सीडेंट वाली सरकार। पर आप साथ तो थे सरकार के। नहीं, वो तो अलग बात रहेंगी। भारतीय जनता पार्टी से हट करके नीतीश जी आए और बल्कि आकर के कहे कि हमको बड़ा अच्छा लग रहा है, यही यहाँ घर जैसा महसूस होता है। उनको सब जगह घर जैसा महसूस होता है, वो कहीं भी चले जाते हैं। कहीं भी। तो लेकिन उन्होंने कहा उस समय, जैसे आज बोल रहे हैं, हम लोगों से भी उन्होंने ही कहा था आप कभी नहीं जाएंगे, ये आखिरी बार हो गया। सेम स्क्रिप्ट है जो रिपीट करते हैं। स्क्रिप्ट है, एक ही स्क्रिप्ट है, बार बार बोलते रहते हैं। आपने पूछा था जब अलायंस बना कि अब तो नहीं जाएगा, आपकी बातचीत हुई थी? आप पूछना कि वो खुद ही उनको लगा होगा कि इतने बार कर चुके हैं, इसीलिए पहले सफाई डिस्क्लेमर की तरह आप लोगों की मीटिंग में उन्होंने कहा कि अब आप आ गए हैं, यहीं पर अब रहेंगे। हाँ, वो सारे याद करने लगे। हमारे दिल्ली के दफ्तर में आए, दिल्ली दफ्तर में छोटा सा हमारा लक्ष्मी नगर मेट्रो के बगल में ऑफिस है चारू भवन, वहाँ आए और याद करने लगे कि 95 में जब कॉमरेड विनोद मिश्रा थे, हम इसी ऑफिस में आए थे, कब आए थे। तो उनको उसी तरह का एहसास उनको था कि भाई हम यहीं पर, हमको अच्छा लगता है। तो ठीक है, इसीलिए उस दौर में एक तो हमको सरकार चलेगी नहीं चलेगी इस पर बहुत भरोसा नहीं था। सेकंड, हमारे पास हमको लगा कि हमारे सिर्फ नए इतने विधायक चुने गए, तो कोई एक मंत्रालय मिल जाएगा, मान लीजिए आप, उसी में हम लोग बंध जाएंगे। तो इसके बजाय हमसे जो जनता की अपेक्षा है
वो है कि भाई जो सरकार का एजेंडा है, घोषणा है, उसको बल्कि अब लागू कराइए ताकि सरकार अपनी घोषणाओं पर अमल करे, क्योंकि ये बिहार पूरे हिंदुस्तान का लोगों का भोगा हुआ यथार्थ है, एक्सपीरियंस है कि नीतियाँ अच्छी अच्छी बनती हैं, लेकिन कोई भी नीति तभी और उसी हद तक लागू होती है जिस हद तक उसके लिए नीचे कोई ताकत होती है, संगठित आंदोलन। तो हमारी पहचान बुनियादी तौर पर एक सत्ता संचालन की पहचान नहीं है, हमारी है कि एक आंदोलनकारी पार्टी है, और ये आंदोलनकारी पार्टी जो सत्ता में रहते हुए भी वो आंदोलन के रास्ते को नहीं छोड़ेगी। और हमने सोचा कि ये अच्छा काम होगा कि हम आंदोलन करेंगे, सरकार और जनता के बीच में एक पुल बनाने का काम करेंगे। तो हमने उसको प्रेफरेंस दिया और इसीलिए उस दौर में भी हमने बहुत सारे आंदोलन किए। उसी आंदोलन का परिणाम है कास्ट सेंसस हुआ था, कास्ट सर्वे। उसी आंदोलन का परिणाम है सोशियो इकोनॉमिक सर्वे हुआ। उसी आंदोलन से सोशियो इकोनॉमिक सर्वे के बाद नीतीश जी ने घोषणा की थी कि हम 2-2 लाख रुपए देंगे बिहार के करीब 94.5 लाख परिवार को, 6,000 से नीचे जिंदा रहने वाले लोग, तो लेकिन उन्होंने दिया नहीं। फिर उसको लेकर के भी हमने आंदोलन किया। तो हमने आंदोलन को प्राथमिकता पे रखते हुए, उसको ही प्रायोरिटाइज करते हुए हमने तय किया। लेकिन ये ऐसा कुछ नहीं है, कोई टैबू नहीं है कि हम कभी भी किसी सरकार में नहीं जाएंगे। समय की बात है, परिस्थिति की बात है, देखेंगे और हमें मैंडेट क्या मिला है उसको देखेंगे और उस हिसाब से तय करेंगे। एज अ स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिक्स, डू यू थिंक ज्योति बसु का प्रधानमंत्री न बनना वाज अ हिस्टोरिकल ब्लंडर? नो, आई डोंट थिंक सो। इट वाज द राइट कॉल? आई थिंक सो। ओके, इंटरेस्टिंग। आपने आंदोलन की बात कही। 2 पार्टियां हैं इस देश की, उत्तर भारत के कंटेक्स्ट में अगर कहें, जो ये कहती हैं कि हम आंदोलन से उपजी पार्टियां हैं। एक है आम आदमी पार्टी, अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व में, वो भी यहाँ पे चुनाव लड़ रहे हैं। अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी के बारे में आपकी क्या राय है? नहीं, अगर बिहार में लड़े, दमखम से लड़े, अच्छी बात होगी। और बिहार में आकर के बताएं कि दिल्ली में उनके साथ क्या क्या हुआ, कि भारतीय जनता पार्टी ने उनके सरकार को कैसे चलने नहीं दिया, और उसके बाद दिल्ली में जब उन्होंने नारा दिया बीजेपी ने कि जहाँ झुग्गी वहीं बुलडोज़र, और ये नारा दे करके बिहार के मज़दूरों का उन्होंने वोट लिया, और वहीं मकान, जहाँ झुग्गी वहीं मकान, और चुनाव के बाद अब हो गया कि जहाँ झुग्गी वहीं बुलडोज़र। ये बात अगर अरविंद केजरीवाल जी यहाँ आकर के बिहार के लोगों को बताएं, दिल्ली वाला अनुभव, तो बिहार के लिए अच्छा रहेगा। यहाँ का इलेक्टोरल डिस्कोर्स है, इलेक्शन डिस्कोर्स, इट विल बी एनरिच्ड बाय द पार्टिसिपेशन ऑफ आम आदमी। पर इंडिया अलायंस में उनको शामिल करने की बात नहीं हुई बिहार में? नहीं, वो तो खुद, वही आपने कहा, आज़ादी, आम आदमी पार्टी वो भी आज़ाद पार्टी है। उनको लगा कि भाई हमको इंडिया गठबंधन में नहीं रहना, तो नहीं रहना है, ठीक है। अब कोई, हम नहीं कह रहे कि इंडिया गठबंधन में ना रह करके कोई बीजेपी से लड़ नहीं सकता। तो अगर हमारे लिए उतना ही इम्पोर्टेंट है वो कहाँ तक बीजेपी से लड़ रहे हैं, कहाँ तक संविधान के लिए बोल रहे हैं, तो जहाँ तक लड़ेंगे, बोलेंगे, स्वागत है। संजय सिंह जी खूब बोलते हैं, अच्छा बोलते हैं, और लोगों को अच्छा लगता है, जारी रखे बोलना। नर्सरी ट्रेनिंग ग्राउंड उनका भी, वो भी सोशलिस्ट बैकग्राउंड से वामपंथ का और समाजवाद का ही रहा। हमारे जो इंडियन पीपुल्स फ्रंट था उसके भी करीब इर्द गिर्द रहे हैं, रघु ठाकुर जी के साथ रहे हैं, अच्छी बात है। बल्कि आम आदमी पार्टी में समाजवादी पृष्ठभूमि के लोग बहुत कम हैं। ये हैं गोपाल राय जी हैं, जो योगेंद्र यादव थे, अरविंद केजरीवाल ने रहने नहीं दिया। वो तो ऑर्गेनिक नहीं थे, वो तो उस दौर में आए और फिर चले गए। और उस दौर के योगेंद्र यादव जी और आज के योगेंद्र यादव जी में बड़ा अंतर है, वो इवॉल्व कर रहे हैं। उस दौर के योगेंद्र यादव जी को बड़ा वो लग गया था कि कोई एक आम आदमी पार्टी में बड़ी संभावना देख रहे थे। उस पर उन्होंने बड़ा लेख लिख डाला था कि एक तरीके से हुई थे बिग बैंग की पार्टी इस तरीके से बनाई जाती है। उस समय के उनके लेखों को देखिएगा। लेकिन उसके बाद उस समय तो उन्होंने एक तरीके से कांग्रेस के बारे में भी क्या क्या कहा था। लेकिन आज के दौर में ये अच्छी बात है, SIR के खिलाफ जम के उन्होंने किया, किसान आंदोलन के पक्ष में काम किया। सो योगेंद्र यादव जी अभी भी इवॉल्व कर रहे हैं, अभी भी ये इवोल्यूशन उनका जो है ये मुझे अच्छा लगता है। डायनामिज्म, इंटेलेक्चुअल डायनामिज्म। आंदोलन की बात हो रही है, प्रशांत किशोर हैं, उन्होंने जन स्वराज पार्टी बनाई है और वो भी ये दावा कर रहे हैं कि हम नहीं, ये दावा नहीं कर रहे। वो शुरू में बोल रहे थे आंदोलन से कुछ नहीं होता है। उन्होंने बिहार को ये समझाने की कोशिश की, ये सब आंदोलन क्या है, आंदोलन से कुछ नहीं होता है। बिना आंदोलन किए, पता नहीं कैसे बिना आंदोलन किए वो बिहार को समझा रहे हैं। बिहार के लोग जानते हैं कि बिना लड़े जिंदा रहना ही बड़ा मुश्किल है। लेकिन उन्होंने ही समझाया कि भाई कभी कोई मसीहा आएगा
और कोई योजना लेकर के आएगा और बड़ी बड़ी बात करके स्कीम लेकर के, तो इसलिए वो कोई आंदोलन की पार्टी नहीं है, वो आंदोलन विरोधी एकदम उनका विचारधारा, उनका विमर्श था कि कोई आंदोलन नहीं करना है। और वो तो और उनके समर्थक कहते हैं कि हम गांव-गांव घूमे और हमने उस तरह से स्वराज, लोगों का स्वराज आए, इसके लिए बिना जन स्वराज बिना पार्टी। आंदोलन किए, बिना आंदोलन किए। सपोर्टर बोलते हैं कि स्टूडेंट्स के लिए लाठी खाए पटना में। नहीं 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 नहीं, वो तो कहीं स्टूडेंट्स लड़ रहे हैं, वो तो नहीं लड़ रहे थे। कहीं गए तो लाठी कोई खा ही सकते हैं, कहीं उसी में जाएंगे। जैसे वाजपेयी जी ने कहा ना 42 में, ये लोगों ने कहा कि लाठी, भाजपा ने कहा कि वाजपेयी 42 के आंदोलन में जेल गए थे। वाजपेयी जी ने कहा कि नहीं, हम तो भाई वहाँ देखने गए थे कि भाई क्या हो रहा है, कि हमको भी पकड़ लिया, जेल में डाल दिया बटेश्वर के थाने में। तो इसीलिए, लेकिन इस मामले में एकदम स्पष्ट रही है, आम आदमी पार्टी वो फिर भी किसी प्रयोग करते हुए, कुछ दिल्ली में काम करते हुए उससे निकली हुई पार्टी है। प्रशांत किशोर की पार्टी बिल्कुल ऐसी पार्टी नहीं है, ये किसी स्कीम से निकली हुई पार्टी है। क्या स्कीम है? पता नहीं, मैंने उनका जो आइडिया है वही कभी कह पाएंगे कि कैसे करेंगे यार, बिना, उन्होंने साफ कई बार कह चुके हैं कि आंदोलन की कोई ज़रूरत नहीं है, आंदोलन से कुछ भी होता नहीं है। तो और हमारे आधार में भी जा करके कुछ लोगों को ही बता रहे थे कि क्या माले ने फंसा रखा है आपको, आंदोलन से क्या मिलता है। तो प्रशांत किशोर जी ये बात कहने वाले, आंदोलन विरोधी, और इस मामले में मोदी जी के करीब है। जैसे मोदी जी कहते हैं आंदोलन जीवी, प्रशांत किशोर जी इस मामले में मैं देखता हूँ उनका विमर्श मोदी जी का कुछ करीब दिखता है। प्रशांत किशोर साथ में, मतलब वो बहुत मुखर होके तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार और भाजपा, जैसे अशोक चौधरी नीतीश सरकार के मंत्री हैं, सम्राट चौधरी भाजपा के नेता मंत्री हैं, और तेजस्वी, इन तीनों की बड़ी मुखालफत करते हुए वो अपना एक विज़न पेश करते हैं कि इंडस्ट्रियलाइजेशन होना चाहिए, तभी माइग्रेशन रुकेगा। अभी थोड़ी देर पहले आप अडानी का भी जिक्र कर रहे थे। कई लोगों ने ये कहा कि बिहार में जब तक बड़े पैमाने पर उद्योग नहीं लगेंगे, तब तक एक जो सरकारी नौकरी का चाव है, जिसमें पूरा ऊर्जा खप रही है, और पलायन, ये दो नहीं रुकेंगे। फिर कई विद्वानों ने लॉन्ग पेंडिंग भूमि सुधारों की तरफ भी ध्यान दिलाया कि बिहार में तो कभी भूमि सुधार हुए नहीं, सामंतवाद इसीलिए इतना बरकरार है। इन दो प्रश्नों पर मैं आपकी राय चाहता हूँ, फिर हम बातचीत नहीं, इंडस्ट्री जैसे आपने कहा ना, आजकल देखिए इंडस्ट्री जब बात होती है, लोग अमाउंट बताते कितना इन्वेस्टमेंट हो रहा है, बिग टिकट इन्वेस्टमेंट। तो आप जो कोई अगर कह दे कि पीर 35 में एक प्लांट बनने से क्या क्या होगा, तो इसके लिए आपको तो कोई बगल में गोड्डा में चले जाइए, गोड्डा में प्लांट तो बना है, ऑस्ट्रेलिया से कोयला आता है, बिजली जाती थी बांग्लादेश में, अब बांग्लादेश में सत्ता परिवर्तन के बाद बिजली वहाँ जाती नहीं है। अब उन्होंने अर्जी दी है कि अब भारत में भी हमारी बिजली, हाँ, वो महंगी बिजली। तो अब उसमें कितने लोगों को रोजगार मिला? पूरे गोड्डा के लोग परेशान हैं, उनकी जमीन चली गई, और वहाँ लोगों को प्रदूषण मिला और मुनाफा पूरे अदानी को मिला। वही कहलगांव है बगल में, जहाँ एनटीपीसी का प्लांट है बाद में, तो उस प्लांट से भी लोग परेशान हैं। नौकरी कितने लोगों को मिली? जिनकी जमीन गई, बहुत छोटे हिस्से को नौकरी मिली। ज़्यादातर लोग परेशान हैं कि भाई वहाँ पूरे फेफड़े की बीमारी है, रेस्पिरेटरी डिजीज़ है, इससे परेशान है। इसीलिए इन्वेस्टमेंट से ही एम्प्लॉयमेंट हो जाएगा, ऐसा कोई मत। इन्वेस्टमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट आर टू टोटली डिफरेंट वर्ड्स। हमारे लिए इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, बिल्कुल इंडस्ट्री चाहिए, ऐसे इंडस्ट्री चाहिए जिस इंडस्ट्री से बड़े पैमाने पर एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो सके। जैसे मैंने हम करें कि बिहार में एग्रो बेस्ड, आप पूरे उधर चले जाइए जहाँ मखाना और मक्की की खेती हो रही है, बहुत ज़बरदस्त ढंग से खेती हो रही है। प्रोसेसिंग कहाँ है? गुजरात में, हरियाणा में। यहाँ कोई उसके प्रोसेसिंग नहीं है, उसके कोई एम्प्लॉयमेंट नहीं है। सेकेंड, सर्विस सेक्टर से एम्प्लॉयमेंट हो सकता है। बिहार में मुचकुंद दुबे, जैसे भूमि सुधार की आपने बात की, भूमि सुधार के लिए आयोग की रिपोर्ट थी, नीतीश जी ने उसको खारिज कर दिया, क्योंकि बीजेपी के साथ मिलकर उनको सरकार चलाना था, और बीजेपी वालों ने धमकी दे दी कि जो भूमि सुधार यहाँ कोई कोशिश करे तो खून की नदी बह जाएगी। तो खून की 22 से 24 के दौरान कभी बात हुई, आप जब सरकार का हिस्सा थे, भूमि सुधार पे? अब तो भूमि सुधार पे तो नीतीश जी तो खारिज कर दिए है। वो तो उस समय क्या करते थे, विधानसभा में हमारे साथियों ने, मेरी डायरेक्ट उनसे बात नहीं हुई, विधानसभा में जब भी हमारे साथियों ने कहा, हमारे कॉमरेड सतदेव राम हैं, दरौली से विधायक हैं बहुत टर्म से, जब उन्होंने नीतीश जी को याद दिलाई कि भाई आपने तो कहा था कि भूमिहीन को कम से कम इतनी ज़मीन देंगे, वो एक बात कहते थे कि ज़मीन है नहीं, कहाँ से लाएंगे, आसमान से ज़मीन लाएंगे। तो आसमान से क्या ज़मीन लाएंगे कहने वाले आज 1050 एकड़ ज़मीन, और ज़मीन सिर्फ नहीं, जहाँ लाखों पेड़ है, आम के, लीची के, सागवान के, वो सब अदानी को दे रहे हैं, समझ रहे हैं। तो इसीलिए हमें लगता है कि नीतीश जी तो उस समय भूमि सुधार को भी खारिज किए।
मुचकुंद दुबे की एक बहुत महत्वपूर्ण उनके कमेटी बनी नेतृत्व में कमेटी बनी थी, शिक्षा सुधार आयोग। उसके कॉमन स्कूल सिस्टम, समान शिक्षा प्रणाली रिपोर्ट है, बहुत ज़बरदस्त रिपोर्ट है बिहार के लिए, कि देश के किसी भी हिस्से के लिए अच्छा दस्तावेज है। तो अगर कोई भी सरकार बिहार में हेल्थ और एजुकेशन को अपना प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर मान ले और इसको तय करे कि भाई इसमें प्राइवेट सेक्टर से होने वाली चीज़ नहीं है, प्राइवेट कुछ 2-4 स्कूल रहे, प्राइवेट कुछ अस्पताल बने, लेकिन ये इंफ्रास्ट्रक्चर सरकार को करके देना है। जैसे ही अगर कोई सरकार तय करे, अपना बजट उस हिसाब से बनाए, तो आप देखेंगे कि कितने ज़बरदस्त एम्प्लॉयमेंट पोटेंशियल हैं। बिहार के ही नौजवान सब जाते हैं आईटी सेक्टर में, अमेरिका चले जा रहे हैं, इधर उधर जा रहे हैं। अब तो इन्फोसिस में भी ले ऑफ है, यहाँ भी ले ऑफ है, अमेरिका में जाओ वहाँ भी वीज़ा भी नहीं है, वहाँ से बाहर। तो क्या बिहार में कोई सॉफ्टवेयर का नहीं हो सकता है? क्या यहाँ कोई आपके सॉफ्टवेयर का हब नहीं बन सकता? बिल्कुल बन सकता है। तो क्या हमें लगता है कि ये विज़न जो है बिहार में सर्विस सेक्टर में, आईटी सेक्टर में और लोगों की ज़रूरत को कैटर करने वाला, और एग्रीकल्चर जो आज भी बिहार प्रीडोमिनेंटली रूरल स्टेट है, आज भी बिहार प्रीडोमिनेंटली एग्रीकल्चरल स्टेट है। बिहार में अब चाह करके भी अब झारखंड में जो चला गया वो नहीं आएगा, इसलिए बिहार में बोकारो नहीं बनेगा। बिहार में बोकारो नहीं बनेगा, लेकिन डालमिया नगर तो जिंदा हो सकता है जी। एक रेलवे की फैक्ट्री तो वहाँ बिल्कुल चालू हो सकती है। तो वो बंद पड़े, कल कारखाने चालू हो और बिहार में ऐसे फैक्ट्रीज कुछ लगे, पब्लिक सेक्टर के कुछ फैक्ट्रीज लगे, कुछ रोजगार हो। अब देखिए आपको जो छपरा में वो रेलवे का पहिया कारखाना है, तो बिल्कुल हरनौत में भी शायद एक कारखाना बना है, तो रेलवे की ही कुछ फैक्ट्रीज और लग सकती है। तो हमें लगता है कि ऐसे वायबल कोई इंडस्ट्री, लेकिन ये बड़ी बड़ी बातें जो है, इतना इन्वेस्टमेंट है, उससे कोई एम्प्लॉयमेंट नहीं आने वाला है। एनी पॉसिबिलिटी कि आप और नीतीश कुमार फिर एक साथ हो जाएं, कुछ नई राजनीतिक वजहें बताकर? आर यू ओपन टू दिस आइडिया? नहीं, नीतीश जी मान लीजिए, अब पता नहीं, नीतीश जी वहाँ अभी जो लोग कह रहे हैं कि नीतीश जी को शायद पता भी नहीं था, उनकी सारी सीटें उठा करके भाजपा ने कहाँ कहाँ दे दिया। तो अचानक नीतीश जी की शायद कुछ नींद खुली, अचानक उन्होंने कुछ दबाव बनाया और उनकी कुछ सीटें फिर वापस उनको कर दी गई। तो हमें तो बिहार चिंता तो इस बात की बिहार की थी कि वे नीतीश जी बिहार के मुख्यमंत्री हैं, लेकिन लगता ही नहीं है कि मुख्यमंत्री हैं। या ये नीतीश जी वो नीतीश जी हैं जो पहले कभी हुआ करते थे। ठीक है, बेखबर इतना बड़ा SIR चला बिहार में, करीब 10% लोग वोटर लिस्ट से बाहर, 8.25 करोड़ जहाँ बिहार की आबादी है, 8.25 करोड़ की मतदाता सूची बननी चाहिए थी, वहाँ 7 करोड़ 42 लाख की मतदाता सूची बनती है, करीब 10% लोग नहीं है। तो नीतीश जी बेखबर है, कोई चिंता नहीं है। तो नीतीश जी अगर थोड़ा सा फिर से हरकत में आए तो एक बिहार के लोगों को अच्छा लगेगा कि चलो ठीक है अभी भी है। अदरवाइज ऐसा लगता है कि सेमी रिटायर्ड टाइप के नीतीश जी अब हो गए हैं, तो वो अलग बात। बाकी तो क्या करेंगे नहीं करेंगे, नीतीश जी अल्टीमेट सर्वाइवर इन इंडियन पॉलिटिक्स, और वो सर्वाइवर के लिए उन्होंने जो जिस लेवल तक उसको एक कला बना दिया, आज यहाँ जिसको बार बार कहते इधर उधर नहीं करेंगे, और यहाँ से इधर जाते हैं, इधर उधर का एक शब्द भारत के पहले आया आराम गया आराम था, तो आया राम गया राम से इधर उधर वाली एक बिहारी हिंदी वाला शब्द इन्होंने पॉपुलर कर दिया है। तो वो कब तक करते रहेंगे और कितनी बार करेंगे, ये तो नीतीश जी ही बता सकते हैं। एक आपका बयान है 19 सितंबर 2025 का, हिंदुस्तान अखबार में छपा है। अच्छा, कि अखबार में बयान भी छपता है हम लोगों का? जी। अच्छा। कुछ कांग्रेस नेताओं द्वारा 70 सीटें मांगने की खबर मैंने देखी। पिछली बार वो 70 पर लड़े, जीते सिर्फ 19। 2015 में 40 पर लड़े थे, 27 जीते थे, वो अच्छा स्ट्राइक रेट था। 2020 में 70 लड़े, जो उनकी औकात से ज़्यादा था, इसलिए मुझे लगता है सबके बीच संतुलन होना चाहिए। क्या आपने ऐसा कोई बयान दिया है? नहीं, पहली बात तो ये औकात वाला शब्द, ये मेरा इसीलिए मैं अखबार को वर्बेटम कोट कर नहीं, मैं आप जैसे हम बात कर रहे हैं आपसे, अभी तक तो हमने ये शब्द का इस्तेमाल नहीं किया, इसीलिए पूछा। हमने ये ज़रूर कहा, मैं स्टैटिस्टिक्स का आदमी हूँ और इसीलिए ये दोनों लोग स्ट्राइक रेट की चर्चा करते हैं, तो हमने कहा कि भाई देखिए 2015 वाला देखिए, 40 लड़ करके 27 जीतना, और यहाँ 70 लड़ करके आप 19 जीते हैं, तो निश्चित तौर पर ये लगता है कि आप एक तरीके से ज़्यादा खुद को फैला दिए हैं। तो इतना ज़्यादा स्प्रेड करके 70 सीट लड़ने के बजाय थोड़ा फोकस्ड होकर के कम सीट लड़ना, तो मेरे ख्याल से कांग्रेस वाले भी यही बात कर रहे हैं। क्वांटिटी और क्वालिटी में कितनी दी फाइनली आप? क्वांटिटी अब ये तो हमें लगता है कि 60 के आसपास कुछ होगा, हमको एग्जैक्ट आइडिया नहीं है। हम तो देखिए इसमें बस अर्जुन की आँख की तरह हमारा था कि भाई हम लोग अपने, क्योंकि हमें
अल्टीमेटली लोग तो हमें उसका जवाब लेंगे कि आपने इतनी सीट ली थी और आपकी आपने सीटों में 40 कितना मांगी है? थी। नहीं, 40 हमने कहा कि 40 पर हम तैयारी कर रहे हैं। हाँ 40 पर हम तैयारी कर रहे हैं। ये हमें पता था कि 40 सीट हमको मिल नहीं सकती, ठीक है, बिल्कुल। और ये भी हमें जो वीआईपी है, वीआईपी के लिए सीटें चाहिए, तो वो या कुछ और छोटी पार्टियां हैं, सुना हमने क्या आईपी गुप्ता की पार्टी को भी 2 सीटें मिल रही हैं? शायद वो पार्टी के बतौर मिले या कुछ कैंडिडेट उनके लड़े, हमको एग्जैक्टली नहीं मालूम। जेएमएम के बारे में भी चर्चा है कि वो इंटरेस्टेड हैं कि वे, तो इसलिए आपको अगर ज़्यादा और पार्टियों को एकोमोडेट करना है तो उसमें तो एक हमारे यहाँ नीति बनी कि भाई सीटें बढ़ेगी नहीं। फिर भी हम लोग 19 से 20 हुए हैं इस बार, तो मैं मानता हूँ उस हिसाब से ठीक है। जितना हम लोग शायद चाहते थे कि कम से कम 24-25 होता, कुछ और जिलों से होता तो बेहतर होता, लेकिन चलो कोई बात नहीं है। तो हमारा फोकस तो इस पर है कि जो सीटें हमें मिली है उस पे वहाँ जो, क्योंकि माले को लोग स्ट्राइक रेट से जोड़ दिए आजकल, तो वो स्ट्राइक रेट 19 लड़े 12 जीते, 12 जीते, बेस्ट स्ट्राइक रेट। तो उस स्ट्राइक रेट को, हालांकि हम बार बार कहते हैं ये स्ट्राइक रेट T20 के लिए प्रासंगिक है और चुनाव जो है ये टेस्ट मैच है। और टेस्ट मैच जो है यहाँ प्रासंगिक है कि सेशन दर सेशन किस सेशन किसके पक्ष में गया, तो ठीक है। इसीलिए हमें लगता है कि यहाँ उत्तर बिहार, दक्षिण बिहार, पूर्वी बिहार और उसमें टीम वर्क, यहाँ स्ट्राइक रेट से भी इम्पोर्टेंट स्ट्राइक रोटेशन, सिंगल लेकर के आप रन बढ़ाते रहिए, बने रहिए क्रीज पर, तो इसलिए यहाँ स्ट्राइक रेट उतना इम्पोर्टेंट पॉइंट नहीं है, वो T20 टाइप की लगता है। यहाँ टेस्ट मैच वाली बात हो, टीम वर्क की बात हो, और लेकिन हमसे तो लोग हिसाब लेंगे कि भाई 20 सीट पर आप क्या किए, इसलिए मैं बाकी पर अभी सोच नहीं रहा हूँ। बाकी लोग अपना अपना सोचे, हम तो बस अपना 20 सीट जो हम लोगों को मिली है वहाँ बेस्ट रिजल्ट कैसे हो, इसी के लिए माले की पूरी ताकत लगेगी। हिसाब मांगने के क्रम में लोग ये पूछते हैं कि 20 सीटें मिली और महिलाओं के हक की बात करते हैं, सिर्फ एक महिला कैंडिडेट। ये निश्चित तौर पर पिछले बार भी बड़ी कमी थी और इसीलिए मैं मानता हूँ कि इस देश को मजबूर करना बहुत ज़रूरी है, आरक्षण जल्द से जल्द लागू हो ताकि बिल्कुल महिलाओं को ज़्यादा रिप्रेजेंटेशन मिल सके। एक काम और हम लोगों ने इस बार करने की कोशिश की, जो हमारे करीब 12 विधायक थे, हमने रिपोर्ट कार्ड जारी किया। हमने हर जगह अपने विधायकों से कहा कि अगले चुनाव में जाने से पहले पिछले 5 साल के काम का रिपोर्ट लेखा जोखा जनता के सामने देना है। और कई जगह लोगों ने कहा कि पहली बार बिहार में ऐसा प्रयोग हुआ। हम चाहते हैं कि ये एक हेल्थी डेमोक्रेसी में ट्रेडिशन बने। तो हमारे विधायकों के जरिए जब ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी, ये 2 शब्द को तो मिटा दिया जा रहा है और हमें ये ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी को बना के रखना है। तो उसी के लिए हम चाहेंगे कि माले सिर्फ स्ट्राइक रेट के लिए नहीं, माले इसके लिए भी लोग माले को याद करें। दीपांकर भट्टाचार्य को क्रिकेट में बहुत ज़्यादा दिलचस्पी है, मुझे लोगों ने बताया था। आपके मेटाफर से समझ भी आ गया। वक्त मिलता है कभी हमने खेला नहीं है, लेकिन मैं फॉलो करता हूँ ज़रूर। शायद इसलिए कि उसमें स्टैटिस्टिक्स का बहुत बड़े, स्टैटिस्टिक्स के लिए वो एक ऐसा गेम है जिसके इतना स्टैटिस्टिक्स आजकल बन रहे हैं, डेटा, इसलिए इंटरेस्ट भी है। वेरी इंटरेस्टिंग। सम अदर डे प्रोबब्ली वी विल डिस्कस ऑन क्रिकेट एज वेल। क्रिकेट है, ब्रिज है। जी, ब्रिज भी खेलते हैं? हाँ बिल्कुल खेलते थे एक समय। हाँ, इंटरेस्टिंग। जमघट में ये बातचीत यहीं पर रुकती है। हमारी कोशिश रही है कि आपको वैचारिकी के स्तर पर भी कुछ नई बातें पता चले और रणनीति के स्तर पर भी। ये पूरी बातचीत आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। संवाद का सिलसिला चलता रहे। लल्लन टॉप नेताओं के पास और गाँवों कस्बों में हर वर्ग के पास जाता रहेगा ताकि लोकतंत्र की हमारी समझ पुख्ता हो और जिनकी आवाज़ों को सबको सुनना चाहिए वो उन आवाज़ों को एक मंच मिलता रहे। आपको स्वास्थ्य के लिए, चुनाव के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। समय दिया, बिल्कुल, दोनों ही शुभकामना जरूरी है, स्वास्थ्य के लिए भी और चुनाव के लिए भी। चुनाव के लिए तो मैं सब नेताओं को देता हूँ, जोरदारी से लड़िए, जनता तय करेगी। बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू सो मच। प्रणाम।